Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद. स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, समझेंगे कुछ चीज़ों को, अच्छे सवाल रहेंगे. तो आज आप को सवाल करने में मज़ा आएगा, थोड़ा सा चैलेंजिंग फील होगा. जिन लोगों ने तैयारी की है, जो अभी नई तैयारी शुरू कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी डिसहार्टन नहीं होंगे. लेवल ठीक रखा है. लास्ट सेशन में कई लोग बोल रहे थे जो फुल मार्क्स सीरीज है इसके 4th सेशन में कि आसान हो गए आज के क्वेश्चन. हालांकि बैलेंस्ड रहता है कोई भी सेट, बट कुछ में ऐसा हो सकता है कि लैंग्वेज लगे. तो आज के क्वेश्चंस अच्छे लगने चाहिए, आप लोगों को समझ में आएंगे, उसके लिए हम लोग हैं ही, डिस्कशन करेंगे. चलिए समझते हैं कहानी क्या है. यूपी टेट आपका हो चुका है, अब है सी टेट की बारी. तो सी टेट के लिए जितना भी हो पाएगा, जो भी ज़रूरी मंडे टू फ्राइडे में जितने सेशंस मैक्सिमम हो पाएंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. रात को 9 बजे का टाइम रखेंगे, जो कि अभी हम पहुंच नहीं पा रहे हैं 9 बजे पे. 9:30 के अराउंड ही है, बट कोशिश है कि 9 बजे कर देंगे जल्दी ही. ठीक है, स्टार्ट करें आज की क्लास. सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये सीरीज अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो 30 आउट ऑफ 30 लाने के आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, अगर थोड़ी भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी पहले से है, या फिर आप क्वेश्चंस डिस्कस करते समय मैं कोशिश करूंगी कि कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दिया जाए. फिर भी आपको लगता है नहीं, आपको मदद की ज़रूरत है भाई, आपको एक कंप्लीट स्कैप फोल्डिंग चाहिए, तो आप करियर वेल ऐप पर आ जाइए. सी टेट का जो टारगेट बैच है उसमें एडमिशन ओपन है ऑन डिस्काउंटेड प्राइसेस. सो यही है. इसके अलावा पेडागोजी स्पेशल सीटेट के लिए नहीं है, एक पेडागोजी स्पेशल बैच आया हुआ है, बट वो सीटेट के लिए नहीं है, वो काफ़ी बड़ा बैच है. सीटेट से कई गुना उसमें ज़्यादा डिस्कशन होता है. तो वो डीट प्लस भी या सुपर टेट या कोई और एग्ज़ाम जिसकी आप तैयारी करते हैं, पेडागोजी स्पेशल उसके लिए, सीटेट के लिए अलग से बैच है. ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लेंगे. इसके अलावा पीडीएफ जो है, आपको बाकी सारी पीडीएफ मिल गई हैं. आज की पीडीएफ भी आपको कल शाम तक मिल जाएगी. कहाँ? लेट्स लर्न स्क्वाड टेलीग्राम चैनल. लगभग 9 लाख लोग हम लोग वहाँ जुड़े हुए हैं. शुरू करते हैं आज की कहानी. पहला सवाल है, ध्यान से जवाब दीजिएगा, नहीं तो आप थोड़े से फंस सकते हैं आज के सवालों में. क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, 30 क्वेश्चंस का सेट है. असर्शन यानी कथन क्या कहता है और रीजन क्या कहता है, ऐसे 5, 6, 7, 8 सवाल तक भी आए हैं मैक्सिमम सेट्स में. नहीं तो 4 सवाल मिनिमम है इस तरह के, 4 से 6 नॉर्मली आते हैं. बहुत ज्यादा सवाल आए तो 8 तक भी पहुंच जाते हैं. देखिएगा, असर्शन में क्या कहा गया है, इन अ क्लासरूम presenting highly complex new information simultaneously through rapid verbal dictation and dense uncoordinated visual text heavily impairs the learning process. मतलब क्या है, एक कक्षा में तेज मौखिक श्रुतलेख और सघन असंयोजित दृश्य पाठ के माध्यम से एक साथ अत्यधिक जटिल नई जानकारी प्रस्तुत करना सीखने की प्रक्रिया को बाधित करता है. यानी अगर आप डिसकनेक्टेड चंक्स में एक चीज अगर दूसरे चीज से, यानी एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज से कनेक्टेड नहीं है, बच्चे की ओल्ड नॉलेज से कनेक्टेड नहीं है, जो नींव है प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान, उस पर आधारित नहीं है नया ज्ञान, नया कॉन्सेप्ट, दोनों आपस में अनरिलेटेड हैं, या जब आप पढ़ा रहे हैं तो कनेक्ट करके नहीं पढ़ा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो नई जानकारी होगी वो कनेक्ट नहीं हो पाएगी बच्चे के दिमाग में, स्पेशली अगर जटिल जानकारी है. जटिल चीजों में आपको चीजों को जोड़ना होता है. सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, प्रीवियस से नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात जाते हैं. लेकिन अगर डिसकनेक्टेड चंक्स में हाईली कॉम्प्लेक्स मटेरियल, अनकोऑर्डिनेटेड विजुअल टेक्स्ट, दो चीजें हैं, आप एक पिक्चर दिखा रहे हैं और जो पढ़ा रहे हैं दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है. एग्जाम्पल ऐसे दे रहे हैं, बच्चा कनेक्ट नहीं कर पा रहा. प्याजे की एक स्टेज आज बता दी, दूसरी बताई बाइगॉट्स की पढ़ा करके, तो क्या होगा, कनेक्ट ही नहीं हो पाएगी दो चीजें, आपस में एक कनेक्शन नहीं बन पाएगा, मेमोरी में संगठित नहीं हो पाएंगी. ये बात तो सही है. इससे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स न्यू इंफॉर्मेशन अगर आप ऐसे एक साथ रैपिड वर्बल डिक्टेशन जल्दी जल्दी बोल करके और अनकोऑर्डिनेटेड यानी डिस्कनेक्टेड चंक में अगर आप पढ़ा रहे हैं, तो इससे लर्निंग प्रोसेस हेविली इंपेयर होती है. ये शब्द पे ध्यान दीजिएगा. इंपेयर मतलब बाधित होगी आपकी सीखने की प्रक्रिया, क्योंकि चीजें कनेक्टेड होनी चाहिए. न्यू नॉलेज को आप प्रीवियस नॉलेज से जोड़ते हैं, पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं, कनेक्ट करके पढ़ाते हैं चीजों को एक दूसरे से. मेंटल मैप्स या माइंड मैप्स इसीलिए बनाए जाते हैं कि कॉन्सेप्ट की सारी चीजें, सब कॉन्सेप्ट्स, टॉपिक के सब टॉपिक्स आपस में कनेक्टेड हों. क्या आपको पता है, जब प्याजे की बात आएगी या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात आएगी, तो प्याजे और वाइगॉत्स्की की बात आएगी, ब्रूनर की बात आएगी. फिर उसमें भी प्याजे में SPCF, ये 4 स्टेजेस हैं. वाइगॉत्स्की में उनका सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज. तो ये एक मेंटल मैप बना आपके दिमाग में. चाहो तो आप मैं बना के दिखा सकती हूँ,
है ना, कि एक मेंटल मैप बना के भाई ये कनेक्टेड हैं चीजें, कि जब आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी पहले तो आप बात करते हो डेवलपमेंट की, विकास के प्रकार की, पीसीएसई, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। इसमें जब शारीरिक विकास की बात कर ली, ग्रॉस मोटर की बात कर ली, अब आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हो, यानी संज्ञानात्मक विकास, आपके दिमाग का विकास बच्चे का कैसे होता है। अब जब आप इसकी बात करते हो तो आप कहते हो कि पियाजे और वाइगोत्स्की दो लोग महत्वपूर्ण लोग हैं, इनके अलावा भी लोगों ने काम किया, बट ये दो महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फिर आप कहते हो भाई वाइगोत्स्की जो है वो एससीएल, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज पे फोकस करते हैं, वहीं पियाजे 4 स्टेजेस देते हैं, एसपीसीएफ, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। ये सब कनेक्टेड हैं आपस में। अगर आपको वाइगोत्स्की पढ़ा दे पहले ऐसे ही, फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाद में बताएं, सोशल इमोशनल बाद में बताएं, कहीं ये आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन सब अलग अलग तरह की बातें हों, डिसकनेक्टेड हैं आपस में, तो ये आपकी समझने के लिए मुश्किल हो जाएगी। ये जानकारी, ये लर्निंग प्रोसेस आपकी बाधित होगी इससे, अगर कनेक्टेड फॉर्म में नहीं पढ़ाया जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं कि एक आसान चैप्टर सेम टॉपिक का 6th में है, फिर 7th में और मुश्किल होगा, फिर 8th में और कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि वो सब कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। ठीक, या एक चैप्टर अगर आप मैथ्स में मिस कर देते हैं तो वो जनरली दूसरे चैप्टर को इंपैक्ट करता है। ठीक, तो लर्निंग की जो है आपकी बाधित होगी अगर आप डिसकनेक्टेड रूप में पढ़ा रहे हैं। बात तो सही है। ये इसके 3 स्टेप होते हैं, पहले आपको फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करना होता है, तो ये सही है। रीजन क्या है इसका, रीजन सही है कि नहीं है वो हमें देखना होगा। रीजन कितना सही है, द ह्यूमन वर्किंग मेमोरी हैज अ लिमिटेड कैपेसिटी। भाई मानव की जो कार्यशील स्मृति है, जो मेमोरी है उसकी उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है। आप लिमिटेड चीजों को ध्यान में रख सकते हैं, हर चीज कैसे याद रखेंगे जो डिसकनेक्टेड है। एंड प्रोसेसिंग अनकोऑर्डिनेटेड डुअल चैनल इंफॉर्मेशन लीड्स टू एक्सट्रेनियस कॉग्निटिव ओवरलोड। अगर आप अनकोऑर्डिनेटेड डुअल चैनल इंफॉर्मेशन, आप दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन डिसकनेक्टेड रूप में भर देंगे तो याद रखने में आपको दिक्कत होगी। इसलिए कोऑर्डिनेटेड वे में, कनेक्टेड वे में याद रख पाती है जो ह्यूमन का दिमाग है, मेमोरी है। जैसे आपके फोल्डर्स होते हैं एक कंप्यूटर में, ऐसे ही आपके दिमाग में भी फोल्डर्स हैं, तो वो कनेक्टेड होने चाहिए। बात तो सही है, इसका रीजन यही दिया है, तो दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे के लिए भी सही हैं, है ना। अंजलि और राहुल अपने आप में भी सही हैं और एक दूसरे के लिए भी सही हैं, तो ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बात सही है, सही व्याख्या की है कि इस क्यों दिक्कत है, लर्निंग क्यों इंपेयर होगी, क्योंकि वर्किंग मेमोरी जो है वो लिमिटेड कैपेसिटी है। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड चीजें आप भर लोगे दिमाग में, रिवीजन करना पड़ेगा और कनेक्टेड फॉर्म में करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। इसको आप ऐसे भी एक चित्र के माध्यम से देख सकते हो, अगर एक डायग्राम या एक पिक्चर के माध्यम से समझना है कि भाई अटेंशन, आप मेमोरी कैसे प्रोसेस करती है चीजों को, आपके दिमाग में चीजें कैसे स्मृति में जाती हैं। अटेंशन यानी आपका ध्यान जाता है उस पर कि आपने पढ़ा कहीं पे राम लिखा है, ठीक है, अब आपने एनकोड किया, यानी ये स्टोरेज में आप डालेंगे, जब पढ़ करके समझेंगे एनकोड करेंगे अपनी भाषा में, फिर स्टोरेज में चला जाएगा कि हाँ भाई राम और श्याम एक तरह के नाम हैं, मान लो श्याम भी आपने देखा तो उसके साथ ही आपने इसको भी स्टोर कर लिया। अभी पियाजे वाइगोत्स्की वाला एग्जांपल वैसे इसी को लेकर के था। फिर जरूरत पड़ी तो आप रिट्रीव कर पा रहे हैं, यानी वापस से प्राप्त कर पा रहे हैं कि क्या याद किया था उस दिन, इस बंदे का नाम क्या है, राम है, और इसका श्याम है, तो आप वापस से रिकॉल कर पा रहे हैं, रिट्रीव कर पा रहे हैं। अगर रिट्रीव नहीं कर पाई, ये प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, एक्सेसिव हो गई स्टोरेज या कनेक्टेड नहीं हुई एक दूसरे से, आप एक व्यक्ति की शक्ल और उसका नाम नहीं एसोसिएट कर पाए, फॉरगेट कर जाएंगे, फॉरगेटिंग हो जाएगी। ठीक, तो ये एक बेसिक सी बात है कि चीजों को कनेक्टेड फॉर्म में पढ़ाना है, इसलिए हम पाई चार्ट, फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स का, निमोनिक्स का इस्तेमाल करते हैं कि एसपीसीएफ या एक थियोरी दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है ना। ये सब बातें हम क्यों करते हैं, ताकि कनेक्टेड फॉर्म में दिमाग याद रखता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये क्या कहता है, फटाक से बताइएगा। क्वेश्चन एकदम लेंदी है जिस तरह के आते हैं पेपर में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बताइए फटाफट। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आप पोल देकर के बताएंगे। देखिए ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस इज नॉट अलाइंड विद द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग यूडीएल इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। यानी निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रथा या रणनीति एक समावेशी कक्षा में सीखने के सार्वभौमिक डिजाइन के सिद्धांतों के साथ संरेखित नहीं है या जुड़ी हुई नहीं है। यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है, ताकि हर बच्चा सीख पाए, उसकी नीड के हिसाब से आप अपना लेसन प्लानिंग कीजिए और अपनी स्ट्रेटजीज बनाइए, हर बच्चा सीख पाए। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग इसीलिए कह रहे हैं यूडीएल, यानी यूनिवर्सल है, यानी सब पे लागू होगी, हर बच्चा सीख पाएगा, अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल आप करोगे जरूरत पड़ने पे। बात सही है कि गलत है ये बता दो अब आप। अब इसका रीजन क्या है,
यूडीएल जो है एक इंक्लूसिव क्लासरूम में कौन सी प्रैक्टिस है जो यूडीएल के हिसाब से नहीं जाती? नहीं पे फोकस कीजिएगा, नहीं तो गलत गलत जवाब दे दोगे। ठीक है, थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं 71% लोग। देखते हैं, प्रोवाइडिंग मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन सच एज ऑडियो बुक्स एंड ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, ये तो हेल्प करेगा अलग अलग तरीके से पढ़ाना। नॉट मतलब जो नहीं जाता, जो नेगेटिव बात कह रहा हो। प्रस्तुति के कई साधन प्रदान करना जैसे ऑडियो बुक और ग्राफिक आयोजक, ये तो अच्छी बात है, हमें अच्छी बात नहीं चाहिए, बुरी बात चाहिए, नेगेटिव बात चाहिए। अलाउिंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर अंडरस्टैंडिंग थ्रू वेरिड फॉर्मेट्स लाइक ओरल प्रेजेंटेशन और फिजिकल मॉडल्स, अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कराओ, ये भी अच्छी बात है। तो अच्छी बात तो हमको चाहिए नहीं, हमको तो वो चाहिए जो गलत है, क्योंकि जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। थर्ड ऑप्शन है मैंडेटिंग अ सिंगल स्टैंडर्डाइज्ड टाइम बाउंड रिटन एग्जामिनेशन फॉर ऑल सबमिटिव असेसमेंट्स, ये बात हमें अच्छी लग रही है, क्योंकि यही बात गलत है। सभी योगात्मक आकलनों के लिए जो जो नेगेटिव बातें हैं कि सबमिटिव असेसमेंट या स्टैंडर्डाइज या सिंगल तरीके से सबको मत पढ़ाओ, वही इसमें कहा गया है। अब हमें वही चाहिए था जो गलत हो, जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था, नॉट पूछा था हमसे। फिर भी फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या है? फोस्टरिंग मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट बाय ऑफरिंग चॉइसेस दैट टैप इनटू स्टूडेंट्स इंट्रिंसिक इंटरेस्ट, ये तो बच्चे के लिए अच्छे हैं, जो बच्चे के लिए अच्छे हैं वो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो बच्चे के लिए बुरा चाहिए। क्यों? क्योंकि नॉट लिखा हुआ है। तो बच्चे के लिए नेगेटिव यही है कि यदि योगात्मक आकलन का आप प्रयोग कर रहे हो, सिंगल तरीके से सबको पढ़ाए रहे हो, यूनिवर्सल डिजाइन का मतलब है मल्टीपल मेथड्स इस्तेमाल करोगे, है ना, तभी तो हर बच्चा सीख पाएगा। तो ये थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा, जो कि 71% लोगों ने सही जवाब दिया भी है। कई बार क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि बहुत भारी हैं, बड़े लेंदी हैं, है ना, कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं इनफ, इसलिए पीडीएफ भी दी जा रही है, खुद से पढ़ के खुद से मल्टीपल टाइम सॉल्व करो। ऐसा अभी नहीं रहा कि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ के चले जाओ, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चंस की बात नहीं बनेगी, क्योंकि लेंदी होते हैं क्वेश्चंस सीटेट में स्पेशली। कॉन्सेप्चुअल तो अब हर जगह है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, टू इफेक्टिवली फोस्टर इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना है, एंड अ मास्टरी अप्रोच ओरिएंटेशन, कि बच्चा मास्टरी हासिल कर सके, जैसे 3 इडियट्स में आमिर खान का कैरेक्टर है रणछोड़ दास, ठीक है, छाछड़, ठीक है, उनका मास्टरी पे फोकस है, डिग्री मिले ना मिले, नंबर आए ना आए, सब कुछ पता होना चाहिए। वो आप देखते भी है मूवी के अंत में ऐसा ही होता है। आजकल आमिर खान अलग चीजों के लिए चर्चा में है, बट मूवी बहुत काम की है, वो आपकी पेडागोजिकल चीजें बहुत सारी आपको 3 इडियट से सीखने को मिलती हैं। अमॉन्ग एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट्स अ टीचर शुड प्रीमैरिली फोकस ऑन, भाई मास्टरी ओरिएंटेशन पे और इंटरनल मोटिवेशन पे, ये दोनों ही चीजें बहुत अच्छी बात है कि बच्चे का ध्यान मास्टरी ओरिएंटेशन पे है, फर्स्ट आने पे नहीं है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन फर्स्ट आना बोलते हैं, जो उसमें वो था चतुर का जो किरदार है मूवी में, जो कैरेक्टर है चतुर का, जो रट्टे लगा रहा होता है, वो बलात्कार को चमत्कार बोल रहा होता है ना। तो ये वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, 3 तरह की ओरिएंटेशन होती है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन जिसको फर्स्ट आना है चाहे रट के आए, दूसरी होती है फेलियर अवॉइडेंस, वो जो राजू रस्तोगी का कैरेक्टर है, जिसको बस फेलियर से बचना है, 33% नंबर आ जाए, पास हो जाऊं किसी तरह, सीटेट में 90 नंबर आ जाए, 82 आ जाए कैटेगरी में हूं, तो फेलियर को अवॉइड कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा नहीं है। परफॉर्मेंस वाला भी अच्छा नहीं है कि कुछ भी करके सामदाम दंड भेद फर्स्ट आ जाओ। थर्ड बेस्ट है जो कि है मास्टरी ओरिएंटेशन, और इंटरनल मोटिवेशन भी अच्छी चीज है। ठीक, इसके लिए किस चीज पे फोकस करेंगे? जहां बच्चा एक्टिव होगा वहीं तो ये चीजें आएंगी। पहला ऑप्शन है जो कहता है पब्लिशिंग अ वीकली रैंक लिस्ट, रैंक करने से ये तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन पे फोकस होगा। प्रेजिंग द इनेट इंटेलिजेंस एंड फिक्स्ड एबिलिटी, फिक्स्ड एबिलिटी नहीं माननी टीचर को, इंक्रीमेंटल एबिलिटी को बढ़ावा देना है। इंक्रीमेंटल बोले तो कि क्षमता को बढ़ाया जा सकता है मेहनत करके, सीख करके, ऐसा नहीं कि जन्मजात बुद्धि और निश्चित हो गई क्षमता, क्षमता को बढ़ा सकते हैं। रैंक करना, लेबल करना, ये बच्चे को हम नेगेटिव मानते हैं। थर्ड ऑप्शन जो कि ज्यादातर लोग आप लोग दे भी रहे हैं। देखिए अभी आप यहां जवाब क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि मैं क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। कई लोगों की यही शिकायत रहती है कि जब हम खुद से करते हैं तो सॉल्व नहीं होते, आप करते हो तो हो जाते हैं, आपके साथ करते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व पढ़ते हैं तो क्यों? क्योंकि पढ़ के मैं आपको मतलब समझा दे रही हूँ कि अप्रोच क्या है, एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं। तो जब आप ये समझ जाते हैं कि पूछ क्या रहा है, तो आप जवाब वैसे ही सही पहुंच जाएंगे जवाब तक। तो जब ये बहुत दिन तक आप कर लेंगे प्रैक्टिस साथ में, तो आपका दिमाग अपने आप एक पढ़ने की अप्रोच डेवलप कर लेगा पेडागोजी के क्वेश्चंस को, कि हाँ ये ऐसे पढ़ के ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक, तो इसलिए साथ में प्रैक्टिस करना भी जरूरी है और खुद से अकेले भी। तो प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव, बच्चा एक्टिव है यहाँ, रचनात्मक, टास्क स्पेसिफिक फीडबैक, जो टास्क कर रहा हो उसी से रिलेटेड फीडबैक, जैसे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन में जो क्वेश्चन में पूछा वही तो दूंगी, पिछले क्वेश्चन का थोड़ी दूंगी यहाँ पे। दैट एम्फेसाइजेस एफर्ट, स्ट्रेटेजी एंड पर्सनल इंप्रूवमेंट, बात तो सही है। रचनात्मक कार्य विशिष्ट प्रतिक्रिया प्रदान करना, जो प्रयास, रणनीति और व्यक्तिगत सुधार पर जोर देती हो, बच्चे को फीडबैक मिले और उसका व्यक्तिगत सुधार हो। ऑफरिंग टेंजिबल फिजिकल रिवॉर्ड, नहीं भाई,
ऑफरिंग टेंजिबल फिजिकल रिवॉर्ड, कि छोटे छोटे रिवॉर्ड दे दो, जी नहीं, ये कोई बात है। रिवॉर्ड बहुत लंबी रेस का घोड़ा नहीं है, बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। ठीक है, तो बेस्ट यहाँ पे मास्टरी हासिल करनी है तो आप फीडबैक दो, जहां दिक्कत है स्ट्रेटजी बनाओ, पर्सनल इंप्रूवमेंट पे फोकस करो, पहले से बेहतर हुआ बच्चा कि नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये क्या कहता है, ऑथेंटिक स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA aims to comprehensively evaluate learners, which of the following features define SBA? SBA आता है CCE के तहत, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के तहत, जो CBSE ने लागू किया था। ठीक है, यहां पे बात हो रही है विद्यालय आधारित आकलन की। विद्यालय आधारित आकलन के उद्देश्य शिक्षार्थियों का व्यापक मूल्यांकन करना है। कौन सी बात है जो इसकी विशेषता के बारे में बात करती है? स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कि आप बच्चे बाहर से एग्जामिनर ना आए, स्कूल में ही बच्चे के असेसमेंट हो जाए। जैसे होम बोर्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो स्कूल बेस्ड असेसमेंट है, या असाइनमेंट जो है स्कूल के टीचर ही इंटरनल मार्क्स दे दें, बाहर से अगर एग्जामिनर आएंगे या बाहर बच्चा पेपर देने जाएगा तो वो थोड़ा कई बार डर महसूस कर सकता है, कई बार हो सकता है उस दिन वो अच्छा परफॉर्म ना करे, जो टीचर साल भर बच्चे को देख रहा है वो उसको बेहतर तरीके से समझता है। तो ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट है, यानी होम बोर्ड का जो कॉन्सेप्ट है स्कूल के ही टीचर्स असेस करें बच्चे को। पहला ऑप्शन है, इसके फायदे और नुकसान दोनों है, बट इसके फायदे पे फीचर्स पे इसको CCE अच्छा मानता है। क्या फीचर है? इट इंटीग्रेट्स असेसमेंट सीमलेसली इनटू द डेली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि साल भर वो टीचर बच्चे को पढ़ा रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, तो वो देखते रहते हैं, और हर टाइम आप कभी क्लास टेस्ट लेते हैं, कोई क्विज खिला देते हैं, कोई ओरल टेस्ट ले लेते हैं, तो आप साल भर बच्चे को असेस कर सकते हैं। मूल्यांकन को दैनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहजता से एकीकृत करता है। ऐसा नहीं कि एक दिन ही टेस्ट होगा, एक दिन एक्सटर्नल सवाल पूछे जाएंगे आपसे, है ना, कोई असाइनमेंट होगा, प्रैक्टिकल होगा, साल में एक दिन वो एग्जामिनर बाहर से आएंगे एक्सटर्नल, और उस दिन आप परफॉर्म कर पाए तो अच्छे नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं। यहाँ पे साल भर टीचर पढ़ाते और पढ़ते समय असेस करते रह सकता है, ये एक अच्छी बात है स्कूल बेस्ड असेसमेंट की। सेकंड क्या है? इट रिलाइज एक्सक्लूसिवली ऑन एक्सटर्नल बोर्ड एग्जामिनेशन टू मेंटेन एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी। नहीं, वो तो फिर आपके बोर्ड एग्जाम्स या एक्सटर्नल एग्जाम्स फोकस करते हैं, ये बाहर वालों पे नहीं करता है, ये बाहरी बोर्ड परीक्षाओं पर निर्भर करता है। नहीं, स्कूल बेस्ड इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि स्कूल पे बेस्ड है, बाहर पे बेस्ड नहीं है। थर्ड है, इट यूटिलाइजेस डाइवर्स टूल्स लाइक पोर्टफोलियोज, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, सेल्फ असेसमेंट, जो साल भर बच्चे के चलते रहते हैं, ये अलग अलग टूल्स इस्तेमाल में लाता है CCE, बिल्कुल सही है। इट फोकसेस हैविली ऑन कंपेयरिंग स्टूडेंट्स। नहीं, बच्चे को कंपेयर करना कोई बहुत अच्छे असेसमेंट का लक्षण नहीं है। ठीक है, तो कौन सा बचा? जब सेकंड फोर्थ नेगेटिव है, सेकंड जो है वो भी नेगेटिव है, फर्स्ट और थर्ड ही बचे हैं। फर्स्ट और थर्ड किस ऑप्शन में? सेकंड ऑप्शन में। कितने लोग दे रहे हैं? 50%। तो इतने आसान सवाल को आपको बस 2 नेगेटिव हटाने थे, आप सही जवाब तक पहुंच जाते, फर्स्ट और थर्ड, है ना। क्योंकि सेकंड और फोर्थ तो एक्सक्लूसिवली एक्सटर्नल पे क्यों बेस्ड होगा जब स्कूल आधारित है तो। और दूसरा, कंपेयर करना बच्चों को कोई भी बहुत अच्छा तरीका नहीं है, इसमें तो फॉर्मेटिव का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेशनल नॉर्मेटिव सैंपल पे थोड़ी करेंगे, ये तो स्कूल के सैंपल्स की बात होगी यहाँ तो सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई? रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, कॉन्टेम्पररी एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट वाइडली एडवोकेट दैट। यानी, अच्छा सवाल है, क्या कहता है सवाल? बुद्धि की संरचना के संबंध में समकालीन शैक्षिक मनोवैज्ञानिक व्यापक रूप से समर्थन करते हैं कि, यानी बुद्धि की संरचना यानी कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस की जब हम बात कर रहे हैं आज के समय में, कॉन्टेम्पररी जहां पे वर्ड यूज हो रहा है यानी समकालीन, आज के समय मॉडर्न टाइम्स में इंटेलिजेंस को कैसे देखते हैं जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, ये पूछा है हमसे। पहला ऑप्शन है, इंटेलिजेंस इज अ सिंगुलर यूनिटरी ट्रेट जी फैक्टर दैट कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरमेंट। ये एकदम बकवास बात है। क्यों? कि बुद्धि एक विलक्षण एकात्मक गुण है, यूनिटरी प्रोसेस एक सिंगल ट्रेट होता है। नहीं भाई, हम मानते हैं मल्टी डायमेंशनल है। आज के समय ये जब शुरुआत हुई थी, सिंगल फैक्टर थियरी की बात की थी जब एल्फ्रेड बिने ने, जिन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट दिया है, तब ये बात आई थी कि एक ही फैक्टर है जी जो इंपॉर्टेंट है, जी फैक्टर है, एक चीज में इंटेलिजेंट हो तो हर चीज में इंटेलिजेंट हो गए। फिर आपके जी और एस फैक्टर बाद में 2 फैक्टर बना दिए थे इन्होंने, स्पीयरमैन ने। तो ये पुरानी बातें हो गई। समकालीन कॉन्टेम्परेरी टाइम पे अगर आप देखेंगे तो हार्वर्ड गार्डनर की थियरी जो आपके सिलेबस में है, एक सवाल निश्चित रूप से आता है, मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत या मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। यानी बुद्धि 8 प्रकार की है, कोई एक ही प्रकार नहीं है बुद्धि का कि एकात्मक गुण है, कोई पर्यावरण से प्रभावित नहीं हो सकता। नहीं भाई, पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, इवन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का भी प्रभाव पड़ता है इंटेलिजेंस पे। क्योंकि आप ये देखते हैं कि जिन घरों में, जो इवन आप नेशंस देख लीजिए, जो राष्ट्र
डेवलप्ड नेशंस हैं जो, चाहे वो यूएस हो या यूरोपियन कुछ कंट्रीज हो, है ना, और हमारे जैसे विकासशील देश जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जहां बच्चे को कुपोषण का शिकार होना पड़ रहा है, जहां एजुकेशन सबके पास नहीं है, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन, वहां आईक्यू के जो लेवल्स हैं उनमें आपको अंतर मिलेगा। ठीक, तो ऐसा नहीं कि आईक्यू पे प्रभाव पड़ता है, ये रिसेंट रिसर्च है। एक टाइम पे मानते थे नहीं आईक्यू पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता या प्रभाव ही नहीं पड़ता, प्रभाव पड़ता है, कम पॉइंट से इंप्रूव होगा बट हो जाएगा। तो आपको कैसा एनवायरमेंट मिल रहा है उससे आपकी इंटेलिजेंस, आईक्यू अपने आप में एक चीज है, आईक्यू ही सब कुछ नहीं है ना, बट आईक्यू तक पे प्रभाव पड़ता है। और दूसरा आपको एनवायरमेंट जैसा मिल रहा है उस पर इंटेलिजेंस या एबिलिटी इंक्रीमेंटल हम मान सकते हैं। अलग अलग प्रकार से लोग बुद्धिमान है, सिर्फ एक ही टाइप नहीं है बुद्धि का। तो ये हो गया क्या कि मतलब वही इंटेलिजेंट नहीं है जो मैथ्स में अच्छे नंबर लाता है, जो पढ़ाई में अच्छा है। इंटेलिजेंट वो भी है जो स्पोर्ट्स में अच्छा है, जो आपका बोलने में अच्छा है या फिर कोई म्यूजिक में अच्छा है ना। तो तभी आप देखते हैं कि ऑनरेरी किसी को डॉक्टर की उपाधि दे देते हैं अगर किसी फील्ड में बहुत अच्छा किया है ना। महेंद्र सिंह धोनी को आर्मी में कुछ पद दे दिया, क्यों? क्योंकि अपने फील्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अपने फील्ड में इंटेलिजेंट है। जरूरी नहीं है एकेडमिक्स में बहुत पीएचडी की हो उन्होंने। ठीक, तो बुद्धि सिर्फ एक तत्व नहीं है, एक टाइप नहीं है। सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है? इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल comprising diverse cognitive abilities that can be nurtured through pedagogy। अगर पढ़ाने के तरीके सही हो तो कई प्रकार की बुद्धियां हैं और कई प्रकार से पढ़ाया जा सकता है, संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है। बात तो सही है। स्टैंडर्डाइज्ड आईक्यू टेस्ट परफेक्टली होलिस्टिकली कैप्चर अ चाइल्ड्स एंटायर कॉग्निटिव एंड क्रिएटिव पोटेंशियल, ये कहना गलत है। इवन मल्टी डायमेंशनल जो थियोरी है, हार्वर्ड गार्डनर क्रिटिसाइज करते हैं आईक्यू टेस्ट को कि ये सारे पहलुओं को नहीं देख पाते। तो आईक्यू जो स्टैंडर्डाइज्ड आईक्यू टेस्ट हैं वही संज्ञानात्मक और रचनात्मक तरीकों को पहचान पा रहे हैं। नहीं, अगर ऐसा होता तो थॉमस एल्वा एडिसन के स्कूल से तो उनको निकाल ही दिया गया था कि आपका बच्चे से तो कुछ हो नहीं पाएगा, इसको ले जाओ। और फिर उन्होंने जो बल्ब इजाद किया वो आप जानते ही हैं। ऑप्शन नंबर 4 है इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस आर कंप्लीटली इररेलेवेंट टू एकेडमिक एंड सक्सेस लाइफ। बकवास बात है एकदम। भावनात्मक और सामाजिक बुद्धि शैक्षणिक और जीवन की सफलता के लिए पूर्ण रूप से अप्रासंगिक है। नहीं भाई, इमोशनल इंटेलिजेंस, इवन ये कहा जाता है कि जैसे जो गोलमैन की बुक है, डेनियल गोलमैन की, कि इवन जो आपका इमोशनल कोशेंट है, ईक्यू है, वो आईक्यू से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कई बार, या सोशल इंटेलिजेंस बहुत महत्व रखती है कि आप समाज में कैसे फंक्शन करते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है या सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर। ये मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में फिर आपका ये बेस बना हुआ मिलेगा आपको। जो लोग पहली बार भी देख रहे हो या ज्यादा नहीं भी पढ़ा हो तो भी उनको समझ में आ जाए कि कहना क्या चाह रहे हैं अलग अलग ऑप्शंस। बात सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्वेश्चन नंबर 6, इफ एन एजुकेटर स्ट्रिक्टली एडहियर्स टू जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बट कंप्लीटली रिजेक्ट्स लेव वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थियरी। देखा नहीं होगा आपने ये सवाल ऐसा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम, सारे सवाल एकदम नए मिलेंगे आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस वुड द एजुकेटर मोस्ट लाइकली डिस्करेज। ध्यान से पढ़िएगा। यदि कोई शिक्षक जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कठोरता से पालन करता है, जो विकासात्मक सिद्धांत है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का, लेकिन लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज कर देता है, तो शिक्षक निम्नलिखित में से किस कक्षा अभ्यास को सबसे अधिक हतोत्साहित करेगा? बहुत क्रिटिकल सवाल है, इसमें ज्यादातर लोग गलत करेंगे क्योंकि इसमें लैंग्वेज का, वर्ड्स का प्ले है। समझ रहे हो बात को? रोना नहीं, आज के सवाल देख के समझने की कोशिश करनी है। तो इफ एन एजुकेटर स्ट्रिक्टली एडहियर्स, पियाजे के साथ है, वाइगोत्स्की के खिलाफ है, तो किस चीज को डिस्करेज करेगा? जो वाइगोत्स्की कहते होंगे उस चीज को डिस्करेज करेगा। वाइगोत्स्की के सपोर्ट में ही नहीं है वो। अलाउइंग चिल्ड्रन, तो जहां भी सोशली ग्रुप में खेलने की बात हो रही होगी उसको कहीं ना कहीं साइड करेंगे। अलाउइंग चिल्ड्रन टू इंडिपेंडेंटली मैनिपुलेट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स टू डिस्कवर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये तो पॉजिटिव बात है, इसको डिस्करेज नहीं करेगा, एनकरेज करेगा। क्योंकि पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों ही बात करते हैं बच्चे को एक्टिव रखने की, बस वाइगोत्स्की समाज को ज्यादा महत्व देते हैं, कल्चर को ज्यादा महत्व देते हैं, पियाजे कंपैरेटिवली कम देते हैं। वेटिंग फॉर अ, सेकंड ऑप्शन है वेटिंग फॉर अ चाइल्ड टू रीच अ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल मैच्योरेशन स्टेज बिफोर इंट्रोड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। भाई मैच्योरेशन या बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, जेनेटिक्स की बात पियाजे करते हैं और 4 फैक्टर्स हैं MESE। कभी और बात करेंगे किसी और क्लास में जब पियाजे का क्वेश्चन आएगा। तो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को यानी जेनेटिक्स को महत्व देते हैं पियाजे, तो इसको तो एनकरेज करेंगे, डिस्करेज क्यों करेंगे? क्योंकि हम तो पियाजे के साथ चल रहे हैं। यूटिलाइजिंग रेसिप्रोकल टीचिंग, हाँ ये वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट है, इसको डिस्करेज करेगा अगर वो वाइगोत्स्की को पसंद नहीं करता या वाइगोत्स्की की बात को नहीं मान रहा टीचर। ये इमेजिनरी सिचुएशन है ऐसी, ठीक, कि पारस्परिक शिक्षण का उपयोग करना जहां एक
अधिक जानकार अन्य या MKO मोर नॉलेजेबल अदर सक्रिय रूप से बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को आगे बढ़ाता है, यानी यूटिलाइजिंग रेसिप्रोकल टीचिंग वेयर अ मोर नॉलेजेबल अदर एक्टिवली पुल्स द चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट फॉरवर्ड। यानी जैसे मैं कोशिश कर रही हूं कि आप मुश्किल सवालों को मेरे साथ आए, सॉल्व करें, जहां अटक रहे हैं वहां मदद करूं मैं, तो मैं आपकी इस सब्जेक्ट में मोर नॉलेजेबल अदर का काम कर रही हूं, जिससे आपका जो कॉग्निटिव लेवल है वो बेहतर होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी इस सब्जेक्ट को लेके। तो ये वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट है, जो रेसिप्रोकल टीचिंग की भी वो बात करते हैं कि बच्चे आपस में क्वेश्चन करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, है ना। ये सब चीजें जहां जरूरत पड़ती है टीचर हेल्प करता है, तो टीचर बच्चे दोनों एक्टिव होते हैं। ये वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट है। जो वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट है वो तो हमें हतोत्साहित ही करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टीचर वाइगोत्स्की कॉन्सेप्ट के साथ नहीं जा रहा, वो डिस्करेज करेगा इस चीज को, क्योंकि वाइगोत्स्की को नहीं, पियाजे को फॉलो करता है टीचर। तो थर्ड ऑप्शन कितने लोग दे पा रहे थे, देखना जरा, चेक करो, पीछे जाओ एक बार। 62, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा, एक्नॉलेजिंग दैट चिल्ड्रन पास थ्रू सीक्वेंशियल इनवेरिएंट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये तो पियाजे के साथ जाने वाली बात है ना। 4 स्टेजेस हैं, इनवेरिएंट हैं, जो क्रमिक हैं। सारी दुनिया में 4 ही स्टेजेस हैं पियाजे की, SPCF। तो ये मैंने बहुत तसल्ली से डिस्कस किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। थर्ड ऑप्शन 60% लोग भी दे पाए तो इनफ है सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, Which of the following are considered highly effective metacognitive strategies for meaningful learning? अर्थपूर्ण अधिगम, यानी बच्चा एक्टिव रहेगा वहीं अर्थपूर्ण अधिगम होगा। मेटाकॉग्निटिव यानी जहां प्लानिंग, रिव्यू, रिफ्लेक्ट कर सकें आप सिचुएशन में। हाईली इफेक्टिव, बेहतर तरीके, बेसिकली बच्चा एक्टिव है वो देख लो। इलेबोरेटिव इंटेरोगेशन, आस्किंग क्वेश्चन व्हाई एंड हाउ, हाँ बच्चा एक्टिव है। पैसिव नहीं, पैसिव रेपिटेटिव रोट लर्निंग, रट्टाफिकेशन नहीं, वहां पे मीनिंगफुल लर्निंग नहीं हो पाएगी। अर्थपूर्ण अधिगम वहीं हो पाएगा जहां बच्चा जो है, सार्थक अधिगम या अर्थपूर्ण अधिगम जहां बच्चा एक्टिव होगा। बात सही है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट मैपिंग एंड क्रिएटिंग सिमेंटिक नेटवर्क्स। ये अच्छी बात होती है, अभी हमने बताया कि कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पियाजे हैं, वाइगोत्स्की हैं, किसने क्या कहा है, वो कॉन्सेप्ट का मैप बनाना है एक तरह से। ये याद रखने में, समझने में हेल्प करता है। ये भी सही है, ये गलत है, ये सही है। किसी सहपाठी की नोटबुक से आंख बंद करके उत्तर की नकल कर लेना, तो जहां बच्चा पैसिव है, जहां बच्चा एक्टिव नहीं है, रट्टाफिकेशन हो रहा है, उसको हटा दो। सेकंड और फोर्थ को, फर्स्ट सेकंड ही बचता है। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? फर्स्ट ऑप्शन 86%। फर्स्ट और थर्ड बचता है, सॉरी फर्स्ट सेकंड नहीं, फर्स्ट और थर्ड बचता है, सेकंड और फोर्थ हट जाते हैं। ठीक है, बाकी सब में आप देखेंगे 4 या सेकंड में से कुछ मिल जाएगा। एक ही ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट ऑप्शन कितने परसेंट लोगों ने सही दिया? 86, बहुत बढ़िया, फिर तो आप सही चल रही है आपकी तैयारी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भाई, एन एजुकेटर वांट्स टू ट्रैक अ स्टूडेंट्स क्वालिटेटिव बिहेवियरल चेंजेस। क्वालिटेटिव चेंजेस, गुणवत्ता में चेंज, उसकी बेहतर समझ बेहतर हुई है, चीजों को आसानी समझ पा रहा है, कम समय लेता है ना। तो क्वालिटेटिव चेंजेस हैं, आपको दिख रहा है उसका व्यवहार बेहतर हुआ है। जरूरी नहीं है हर चीज पे आप नंबर दे पाओ। बिहेवियरल चेंजेस, सोशल इंटरेक्शंस एंड स्पेसिफिक क्रिटिकल इंसिडेंट्स ओवर द एंटायर एकेडमिक ईयर विदाउट असाइनिंग न्यूमेरिकल ग्रेड्स। आप न्यूमेरिकल ग्रेड्स असाइन नहीं करो, बट आपको पता है बच्चे के व्यवहार में बहुत परिवर्तन हुआ है, डिसिप्लिन में बहुत बेहतर हुआ है, समझ में बेहतर हुआ है, इमोशनली बेहतर कंट्रोल कर पाता है खुद को, क्लास डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, और 4 चीजें हो सकती हैं, अच्छे सवाल पूछने लगा है, तो आपको समझ में आएगा बच्चा इंटरेस्टेड है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट असेसमेंट टूल फॉर दिस पर्पज इज, असेसमेंट टूल इस पर्पज के लिए बताओ जरा। एक शिक्षक संख्यात्मक ग्रेड दिए बिना पूरे शैक्षणिक वर्ष में एक छात्र के गुणात्मक व्यवहार परिवर्तनों, सामाजिक अंतःक्रियाओं और विशिष्ट महत्वपूर्ण घटनाओं को ट्रैक करना चाहता है। इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त मूल्यांकन का उपकरण कौन सा है? क्वालिटेटिव टेस्ट, नंबर वाला टेस्ट नहीं लगेगा इसके लिए, क्वालिटी में चेंज है तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट की जरूरत नहीं है। नॉर्म रेफरेंस में बाकी बच्चों से कंपेयर करने की जरूरत पड़ेगी, यहां आपको बच्चे को खुद से करना है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड ठीक है, क्लोज एंडेड नहीं, अब प्योरली समेटिव नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा ना, सेकेंड ऑप्शन। 38% लोग सही तो जवाब दे रहे हैं कि आप एनेक्डोट लिख सकते हैं इसके बारे में कि बच्चे के व्यवहार में ये परिवर्तन साल भर में इस दिन आपने ऐसे ऐसे देखा है ना, तो ये बेहतर है। बाकी कोई और बन ही नहीं रहा उस हिसाब से। क्लोज एंडेड रख के क्या फायदा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनर नहीं, आपको ओपन एंडेड रखना है क्योंकि क्वालिटी में चेंज है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। असर्शन क्या है, अ क्रॉनिकली हाई लेवल ऑफ इमोशनल स्ट्रेस एंड एंजाइटी सिग्निफिकेंटली हिंडर्स अ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू एंगेज इन कॉम्प्लेक्स हायर ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी क्रॉनिकली हाई लेवल ऑफ इमोशनल स्ट्रेस, बहुत ज्यादा भावनात्मक तनाव है, जरूरत से ज्यादा, और चिंता है एक लंबे समय से, प्रोलॉन्ग्ड है। तो इससे क्या होगा, बच्चे की जो क्षमता है मुश्किल और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, या प्रॉपर
प्रॉब्लम सॉल्विंग की, जिसमें उसके दिमाग की इस्तेमाल ज्यादा होगा, उसकी क्षमता में बाधा पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, डिप्रेस्ड है, एंग्शियस है, वॉट नेगेटिव इमोशंस को फील कर रहा है, वो भी जरूरत से ज्यादा। ये बात तो सही है, इसका प्रभाव पड़ेगा उसकी परफॉर्मेंस पे, फैक्ट है। रीजन क्या है? कॉग्निशन एंड इमोशंस आर कंप्लीटली डिस्टिंक्ट। ये कह रहे हैं कॉग्निशन यानी संज्ञान दिल और दिमाग का कोई लेना देना नहीं है। ये बात जब तक जेजोंग नाम के एक व्यक्ति हैं उनके बारे में बात पूछे तब तो आप कहेंगे हाँ जी इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज तो ये इंटरट्वाइंड है। इंडिपेंडेंट डोमेन्स दैट डू नॉट इंटरेक्ट और इन्फ्लुएंस ईच अदर ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। पूरा एक टॉपिक है, 1 नंबर हर साल आता है कि भाई ये दोनों संबंधित हैं, कॉग्निशन इमोशन संबंधित हैं। अगर बच्चा बहुत ज्यादा लोड ले रहा है पेपर का तो वो गड़बड़ कर सकता है। जितना अच्छा वो परफॉर्म कर सकता था थोड़ा कम लोड लेके उतना अच्छा नहीं कर पाएगा। यानी थोड़ा बहुत प्रेशर ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ थोड़ा बहुत डर लगना पेपर से पहले ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा डर है कि आप पैरालिसिस जैसा महसूस कर रहे हैं, आप परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। एग्जाम एंग्जाइटी मुझे रही है तो मुझे पता है इस चीज का बहुत अच्छे से। तो वो क्या होगा, वो आपको जितना आपको आता है वहां वो परफॉर्म नहीं कर पाओगे आप। तो इसके लिए या तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करें, और दूसरा यही एग्जाम ही सब कुछ है, आपकी जीवन है, ये नहीं मानना है। तो ये कॉग्निशन और इमोशन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये बात गलत है कि नहीं करते। तो आर गलत है, ए सही है। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? थर्ड ऑप्शन 65% लोग, बहुत बढ़िया। आप लोग तो बहुत ही फटाफट जवाब देते हैं, तो अब मैं स्पीड बढ़ा लेती हूँ, शुरू के 10 क्वेश्चन हो भी गए हैं। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए तो सही था कि हिंडर करेगा, लेकिन आर सही नहीं है कि बाधा बनेगा। ए सही कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। A teacher deliberately wants to design social science learning experiences that require learners to analyze evidence, challenge assumptions, and explore multiple plausible interpretations. A teacher should. एक शिक्षक सामाजिक विज्ञान के ऐसे अधिगम अनुभवों की योजना बनाना चाहता है जिनमें शिक्षार्थी साक्ष्यों का विश्लेषण करें, मान्यताओं को चुनौती दें, यानी क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट हो, किसी विषय की अनेक संभावित व्याख्याओं का अन्वेषण करें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? यानी बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, सोशल साइंसेस, सोशल स्टडीज के टॉपिक्स ऐसे हों जिन पे चर्चा हो, चाहे वो समाज की कुरीतियां हो, चाहे वो सिस्टम हो। अभी एक न्यूज थी कि एनसीईआरटी के कुछ प्रोफेसर, मतलब 3 लोग थे जिन्होंने किताब बनाई थी एसएसटी की नए वाली 8वीं क्लास की, जिसमें एक टॉपिक था पॉलिटी में कि भ्रष्टाचार। अभी मैं न्यूज चैनल पे किसी पे देख रही थी, भ्रष्टाचार को कैसे भ्रष्टाचार होता है न्यायपालिका में या देश में, जिसकी वजह से चीजें नहीं हो पाती हैं। तो वो क्रिटिकल थिंकिंग को जगाने जैसी कॉन्सेप्ट्स उसमें डाले गए थे, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है। बट वो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा तो वो किताबों से हटवा दिया गया। तो एक तरफ हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग को जगाओ, दूसरी तरफ इस तरह की चीजें होती हैं। इवन उन लोगों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया जिन्होंने, एक फ्रेंच हिस्टोरियन थे और हमारे देश के 2 लोग थे अच्छे जिन्होंने वो बुक्स बनाई या वो टॉपिक को डाला, और एसएसटी में बहस की यानी डिस्कशन का स्कोप हो ये सोचते हुए उन्होंने डाला। हालांकि उन्हें बाद में राहत मिली कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, बट वो चैप्टर हट गया। तो ऐसा भी होता है कि एक तरफ हम क्रिटिकल थिंकिंग को जगाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह की चीजें होती हैं। एनीवे देखो 82% लोग फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं, चेक करेंगे अभी। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, बिल्कुल सही है, डिस्कशन होना चाहिए। एनकरेज स्टूडेंट्स टू ब्लाइंडली एक्सेप्ट, नहीं भाई, आंख बंद करके बस वही एक्सेप्ट करो जो आपको बताया जाए। फैसिलिटेट स्ट्रक्चर्ड डिबेट्स, हाँ डिबेट्स होनी चाहिए कंट्रोवर्शियल सोशियो हिस्टोरिकल इशूज पे, बिल्कुल, कि भाई अंग्रेज आए तो क्या सही था क्या गलत था, इसमें किन लोगों का 50 पर्सपेक्टिव हो सकते हैं एक चीज पे चर्चा के। तो ये बात तो सही है, फर्स्ट भी सही है। सिर्फ आंख बंद करके किताब में जो लिखा है वही याद कर लो, अपना दिमाग मत लगाओ, ये गलत है। नोट्स से रटे हुए सटीक एकल सही उत्तर याद कर लो नोट्स में से, नहीं होता आया है ये, बट ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तो फर्स्ट और थर्ड डिबेट का बच्चे जितने एक्टिव होंगे उतना बेहतर है उनके दिमाग के लिए, उनके समालोचनात्मक चिंतन के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, जिस क्रिटिकल थिंकिंग को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 21st सेंचुरी स्किल्स के अंदर डालती है, जो 10 मुख्य क्रिटिकल जो आपके 21वीं सदी के कौशल हैं, जिसमें डिजिटल एजुकेशन है, आपका क्रिटिकल थिंकिंग है, और भी इस तरह की कई चीजें हैं। फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। आगे बढ़ेंगे, आपको देख लेना बच्चा जहां एक्टिव है वो ऑप्शन बेस्ट है। 99% केसेस में ये काम करता ही है पेडागोजी में, कितना भी छोटा क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम सिनेरियोज वुड लेव वाइगॉत्स्की लीस्ट लाइकली सपोर्ट एज एन इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगॉत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार एक प्रभावी तंत्र के रूप में सबसे कमजोर ऑप्शन कौन सा है, कि वाइगॉत्स्की जिस चीज को सबसे कम महत्व देंगे, लीस्ट इंपॉर्टेंट या गलत है वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग, ये मान लो आप। तो सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इन 3 चीजों को बहुत महत्व देते हैं। इसके अलावा जो भी होगा वो फिर हमारे लिए गलत हो जाएगा। चिल्ड्रन वर्किंग इन हेट्रोजेनस कोलैबोरेटिव ग्रुप्स टू सॉल्व, बच्चे एक्टिव है, सिंपल। और हेट्रोजेनस यानी मिक्स्ड ग्रुप है, अलग अलग तरह की क्षमताएं रखने वाले बच्चे हैं, ये तो बहुत पॉजिटिव बात हो गई,
ये लीस्ट क्यों है, ये तो बेस्ट है। अ टीचर ब्रेकिंग डाउन अ डिफिकल्ट रीडिंग टास्क इनटू स्मॉलर, यानी स्कैफोल्डिंग की बात हो रही है, ये भी पॉजिटिव है। अ चाइल्ड सिटिंग इन स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, बच्चे को अलग थलग कर दो, वो तो सोसाइटी ग्रुप में सिखाने की बात करते हैं, अलग थलग करने की बात तो वाइगॉत्स्की कभी नहीं करेंगे, तो ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। कि किसी वयस्क या सहकर्मी की अंतःक्रिया के बिना कड़े अलगाव में बैठा बच्चा जो बार बार रटने की बात कभी वाइगॉत्स्की थोड़ी करेंगे, प्याजे भी नहीं करेंगे, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सामाजिक रचनावादी हैं, बच्चे को एक्टिव रखते हैं प्याजे वाइगॉत्स्की, दोनों में कॉमन बात है ये। अ मोर स्किल्ड स्टूडेंट, एक मोर नॉलेजेबल अदर, जो बच्चा उससे कम जानता है उसको हेल्प कर रहा है, वो तो ठीक है, तो हमें गलत चाहिए था लीस्ट इंपॉर्टेंट, यानी जो सही नहीं है, सबसे कमजोर ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, कितने लोगों ने दिया, 82%, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये क्या कहता है, inclusive education rejects an approach that locates the problem within the learner and instead promotes an approach that removes barriers to participation। बहुत अच्छा सवाल है। This represents a shift from, समावेशी शिक्षा उस दृष्टिकोण को अस्वीकार करती है जो बच्चे में समस्या ढूंढता है, या समस्या को शिक्षार्थी के भीतर मानता है कि प्रॉब्लम बच्चे में अगर उसको कोई डिसेबिलिटी है, ये बात गलत मानती है इंक्लूसिव एजुकेशन, बिल्कुल सही बात है। तथा उसके स्थान पर ऐसा दृष्टिकोण अपनाती है इंक्लूसिव एजुकेशन जो सहभागिता में आने वाली बाधाओं को दूर करने पर बल देता है, यानी जो भी सहभागिता में आने वाली, यानी पार्टिसिपेट करने में बच्चे को क्लास में, स्कूल में, एक्टिविटीज में प्रॉब्लम क्रिएट करे, उस बैरियर को हटाओ आप एनवायरमेंट से, ना कि बच्चे को बदलो कि बच्चे को अगर कोई डिसेबिलिटी है, उसको सुनने में दिक्कत है, या चल नहीं सकता है, या देखने में दिक्कत है, या ब्लाइंड है, तो आप बच्चे में कमी ढूंढो। आपको हर बच्चे को साथ लेके चलना है, एजुकेशन फॉर ऑल, ये बात तो सही है। ये किस तरह का शिफ्ट है, फ्रॉम सोशल मॉडल टू द मेडिकल, मेडिकल टू सोशल है ये, मेडिकल मॉडल टू द सोशल। कि मेडिकल मॉडल ये कहता है कि बच्चे में ये डिसेबिलिटी है जी, या ये प्रॉब्लम है, सोशल मॉडल ये कहता है हर बच्चा सीख सकता है, तो डिसेबिलिटी के बावजूद वो सीख सकता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे हैं। ह्यूमनिस्टिक मॉडल टू बिहेवियरिस्ट नहीं, कॉग्निटिव टू कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं, सोशल से मेडिकल नहीं, मेडिकल टू सोशल है ये सेकंड ऑप्शन। 50% लोग फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं, पता नहीं क्यों। कॉग्निटिव मॉडल टू द कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल नहीं, कॉग्निटिव मॉडल ये थोड़ी कहता है आपने कॉग्निटिव मॉडल में ये पढ़ा है कि बच्चे में दिक्कत है, और ये सिर्फ कॉग्निटिव थोड़ी हो सकती है, ये मेडिकल हो सकती है भाई, उसमें शरीर में भी दिक्कत हो सकती है, दिमाग में भी हो सकती है, तो ये सिर्फ कॉग्निटिव होगा, तो ये तो कहना गलत हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन नहीं है, सेकेंड ऑप्शन होगा मेडिकल टू सोशल। क्योंकि वो आपके पास अगर किसी भी बच्चे को पर्सन विद डिसेबिलिटी तो 40% या उससे अधिक दिखाओगे आप, या डिसलेक्सिया भी है तो भी कोई तो उसको वेरीफाई करेगा ना, कोई तो जानेगा, अपनी मर्जी से नहीं करोगे, कोई कॉग्निटिविस्ट अपने दिमाग से थोड़ी कर देगा, उसके लिए प्रॉपर एक मेडिकल इंटरवेंशन लगेगी। क्वेश्चन नंबर, आप तो लक्षणों के आधार पे उस बच्चे को पहुंचाओगे वहां तक कि आपके यहाँ कोई काउंसलर है तो उससे असेस करवाओगे, या फिर अगर मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है तो लक्षणों के आधार पे, या बच्चे को पहले से पेरेंट्स को पता होगा, तो ये स्थिति है कि मेडिकल टू सोशल जा रहे हो आप। मेडिकली हो सकता है उसको कुछ दिक्कत हो, बट आप सोशल पर्सपेक्टिव अपना रहे हो कि हर बच्चा सीख सकता है, बात सही है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, असर्शन क्या है, फंक्शनल फिक्सनेस इज अ कॉग्निटिव बायस दैट सिग्निफिकेंटली एनहेंसेस अ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू सॉल्व नोवल क्रिएटिव प्रॉब्लम्स क्विकली। फंक्शनल फिक्सनेस बहुत इंपॉर्टेंट आता है, कार्यात्मक स्थिरता एक संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह है, यानी एक कॉग्निटिव बायस है, एक स्टीरियोटाइप है, एक तरह का एक बायस है, जो स्टीरियोटाइप भी नहीं कहेंगे, बायस ही कहेंगे, कि आप एक ही तरीके पे अटक गए हो, जो उपन्यास सिग्निफिकेंटली एनहेंसेस स्टूडेंट्स एबिलिटी टू सॉल्व नोवल क्रिएटिव। ये देखो, ऐसा तो हमारी जो टीम है इतना बढ़िया ट्रांसलेशन करती है मैं ये कहूँ नोवल मतलब नए, नवीन ऐसा पेपर में भी मिलेगा आपको, यूपी टेट में ऐसा ही बढ़िया ट्रांसलेशन हुआ है, कई बार सी टेट में भी हो जाता है कि जो आम हिंदी के शब्द हैं वो पेडागोजी की हिंदी में लगा देते हैं, और इसीलिए इंग्लिश के टर्म्स आपको पता होने चाहिए, पेडागोजी में कई बार गड़बड़ हो जाती है नहीं तो। कॉग्निटिव बायस दैट सिग्निफिकेंटली एनहेंसेस अ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू सॉल्व नोवल क्रिएटिव एंड प्रॉब्लम एंड नोवल क्रिएटिव प्रॉब्लम्स क्विकली, नई और नए तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने में फंक्शनल फिक्सनेस हेल्प करती है। एकदम बेकार बात है, फंक्शनल फिक्सनेस कॉग्निटिव बायस है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि आप एक ही तरीके से हर नई समस्या को सॉल्व करेंगे और वो फिर सॉल्व ही नहीं हो पाती, क्योंकि आप हर बार सेम तरीका, एक बार जो आपके लिए तरीका काम कर गया उसी तरीके पे आप लगे हुए हैं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्पफुल नहीं है, हिंड्रेंस है। फंक्शनल फिक्सनेस नेगेटिव चीज है, नेगेटिव टर्म है। रीजन क्या है, इट अलाउज द लर्नर टू स्ट्रिक्टली आइडेंटिफाई ओनली द ट्रेडिशनल इंटेंडेड यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देयर बाय नीडिंग स्पीडिंग अप द डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रोसेस। कि ये बच्चे को अलाउ करता है
आइडेंटिफाई करने के लिए कि सिर्फ ट्रेडिशनल तरीका कौन सा है एक ऑब्जेक्ट को यूज करने का, कि पेन है तो सिर्फ लिख ही सकते हैं भाई, इसको आप अपने बालों में भी क्लिप की तरह यूज कर सकते हो। हमारे देश में तो इसके जो है कितने तरह के एग्जाम्पल्स हैं, हम जुगाड़ू लोग हैं, तो वो क्रिएटिविटी है कि एक चीज को मल्टीपल तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, सिर्फ ट्रेडिशनल ही तरीका नहीं है, एक ही तरीका नहीं है। कड़ाई से पहचानने की अनुमति देता है, जिससे अपसारी चिंतन को नहीं, डाइवर्जेंट थिंकिंग को कोई बढ़ावा नहीं मिलता, कन्वर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा मिल रहा है, तो ये दोनों ही गलत है। फोर्थ ऑप्शन 48% लोग सही जवाब दे रहे हैं, मतलब इतना अच्छे से पढ़ने के बाद भी सिर्फ 50% लोग भी इसका सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बोथ आर फॉल्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चंस जो है प्रॉपर लेंदी हैं और नए सवाल हैं, सारे अच्छे सवाल हैं, तो समय थोड़ा लग रहा है, मैं भी जल्दबाजी नहीं कर रही हूँ, जिसको जल्दबाजी करनी हो स्पीड बढ़ा के देख लेना बाद में, ठीक है ना। क्वालिटी सेशंस होने चाहिए चाहे कम हो। देखिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं, फोर्थ ऑप्शन, 68% लोग। पढ़ लेते हैं पहले। अ टीचर आर्ग्यूज दैट, ये मैं मार्क कर लेती हूँ, आप लोग फोर्थ कह रहे हो। A teacher argues that assessing life skills, attitudes, participation in sports and values is unnecessary because these areas do not contribute to academic grades. This view contradicts the comprehensive nature of CCE because, यानी ये कह रहा है कि CCE कहता है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस मतलब सतत, साल भर में मल्टीपल टाइम्स आप अलग अलग तरीके से बच्चे का आकलन करो, कभी उसको कुछ एक्टिविटी दे रहे हो तो उसको ऑब्जर्व करते हुए देखो, व्यवहार देखो क्लास में, यानी करिकुलर प्लस को करिकुलर दोनों पहलुओं में बच्चे को जांचो। ये कह रहे हैं कि लाइफ स्किल्स क्या हो सकती हैं, खाना बनाना एक लाइफ स्किल है, और बहुत सारी चीजें, ड्राइविंग लाइफ स्किल में आता है, और बहुत ऐसे फर्स्ट एड वगैरह। तो लाइफ स्किल्स, एटीट्यूड्स, बच्चे का एटीट्यूड कैसा है, नजरिया कैसा है, स्पोर्ट्स में कितना पार्टिसिपेट करता है, ये अननेसेसरी है, क्योंकि ये इनसे नंबर में कोई एकेडमिक ग्रेड्स में कोई हेल्प नहीं मिलती। तो ये अगेंस्ट सीसीई जाना है, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है जो सीसीई कहता है कि कॉम्प्रिहेंसिव मतलब स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक, करिकुलर और को करिकुलर, यानी पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, उसके साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज को भी जांचो कि व्यवहार का रिजल्ट बनता है तो आता है ना उसमें, बिहेवियर कैसा है, A+, आर्ट्स में ये वो, आपको कई चीजें ऐसी मिलती हैं जो आपको पता ही नहीं होता कि आकलन किया जा रहा था। ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, ये गलत कह दिया इन्होंने कि सीसी के कंट्रीब्यूट नहीं करते, और ये जो व्यू है ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। हाँ सही बात है कि ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ये बात गलत है। गिव्स प्रायोरिटी ओनली टू एकेडमिक अचीवमेंट, हाँ सही बात है। रिलाइज मेनली ऑन समेटिव एग्जामिनेशन, ignores the assessment of co-scholastic domains along with scholastic development, emphasizes ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग ओवर सब्जेक्टिव इवेल्यूएशन। नहीं नहीं नहीं, ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग ऐसा नहीं कि इसमें ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग नहीं हो सकती। फोर्थ क्यों कह रहे हो आप लोग, हैं क्यों फोर्थ कह रहे हो ऑप्शन आप लोग, गलत है। देखो समझते हैं फिर से। अ टीचर आर्ग्यूज दैट असेसिंग लाइफ स्किल्स, एटीट्यूड्स, पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड वैल्यूज इज अननेसेसरी। टीचर ने ये आर्ग्यूमेंट दिया है, क्यों, क्योंकि इनको लग रहा है कि एकेडमिक ग्रेड्स में तो आता नहीं है ये, यानी नंबर नहीं मिलते, या एकेडमिक ग्रेड्स बोले तो सब्जेक्ट जो है पढ़ाई लिखाई वाले कॉग्निटिव एस्पेक्ट में नहीं आता। ये जो व्यू है ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है कॉम्प्रिहेंसिव नेचर ऑफ सीसीई को। तो पूछा है कॉम्प्रिहेंसिव नेचर क्या है, बिकॉज इट इग्नोर्स द असेसमेंट ऑफ को स्कोलेस्टिक डोमेन्स। कॉम्प्रिहेंसिव यही तो कहता है कि स्कोलेस्टिक प्लस को स्कोलेस्टिक दोनों करो आप, तो इसमें जो को स्कोलेस्टिक है उसको इग्नोर ही किया जा रहा है कि शैक्षिक विकास के साथ साथ सह शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन की उपेक्षा करता है ये, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव में कहा गया है। आप लोग कैसे इसको फोर्थ बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग ओवर सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन, ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टेस्टिंग की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि लाइफ स्किल्स और एटीट्यूड वगैरह को आप ऑब्जेक्टिवली टेस्ट नहीं कर सकते, प्रॉपर टेस्ट है, पर्सनैलिटी से लेकर आईक्यू तक के हर चीज के तो टेस्ट हैं, तो ये कहना गलत हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन सही है कि ये सिर्फ एकेडमिक्स को, ये पूछा है कॉम्प्रिहेंसिव नेचर ऑफ सीसीई के अगेंस्ट जा रहा है, तो कॉम्प्रिहेंसिव नेचर क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव नेचर है कि स्कोलेस्टिक डोमेन, को स्कोलेस्टिक सह शैक्षिक पक्ष, खेलना कूदना, आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, यानी सिर्फ पढ़ाई लिखाई के अलावा जो बाकी डोमेन है उसको को स्कोलेस्टिक या को करिकुलर एक्टिविटीज कहते हैं, उसको इग्नोर कर रहा है, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव में आता है स्कोलेस्टिक यानी करिकुलर भी और को करिकुलर भी। तो सिर्फ करिकुलर को तो इन्होंने इंक्लूड कर लिया, को करिकुलर को नहीं किया। समझ गए बात को, रिलाइज मेनली ऑन समेटिव नहीं। तो पूछा हमसे यह था कि कॉम्प्रिहेंसिव नेचर का क्या मतलब है, तो वो है यहाँ पे सिंपल थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, which instructional adaptation is most consistent with the educational needs of a mathematically gifted learner who consistently demonstrates mastery of the prescribed grade level curriculum। एक गणितीय रूप से प्रतिभाशाली बच्चा है जो मैथ्स में बहुत अच्छा है, गिफ्टेड है, जिसने, आप रामानुजन टाइप का या शकुंतला देवी टाइप का मान लो, जो बच्चा गिफ्टेड है मैथ्स में, ठीक
ठीक है, जिसने निर्धारित कक्षा स्तरीय पाठ्यक्रम में निरंतर दक्षता प्राप्त की है, उसकी शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा? गिफ्टेड बच्चे के लिए क्या करें यहाँ पे कि वो मैथ्स में जो अच्छा है वो बेहतरीन कर पाए, देश के लिए वो धरोहर बन पाए। क्या किया जाए? प्रोवाइडिंग एडिशनल वर्कशीट्स ऑफ द सेम लेवल। सेम लेवल का दोगे तो वो गिफ्टेड है, बोर हो जाएगा, वो तो वो कर ही ले रहा है फटाफट से जो सिलेबस है, उसको तो आप ओलंपियाड या एक्स्ट्रा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन दो। Compacting the curriculum and engaging the learner in advanced open-ended mathematical investigations requiring higher order thinking। बात तो सही लग रही है, उसको तो चैलेंजिंग टास्क दोगे ना आप। जो बच्चा गिफ्टेड है वो इजी या मॉडरेट टास्क में तो बोर हो जाएगा। जैसे आज कई लोगों को ये क्वेश्चन करने में मजे आ रहे होंगे क्योंकि ये मुश्किल है। असाइनिंग द लर्नर टू मेंटोर क्लासमेट्स ड्यूरिंग एवरी मैथमेटिक्स लेसन। ऐसा नहीं कि दूसरे बच्चों को मेंटोर करने को कह दो, भाई आपको उसकी एबिलिटी भी तो रखनी है साथ में। अलाउइंग द लर्नर टू इंडिपेंडेंटली एक्सप्लोर मैथमेटिक्स बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक विदाउट एनी स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस। नहीं भाई, फिर आपका क्या रोल रह गया? ये तो वो कर ही लेगा अपने इंटरेस्ट के लिए, खुद से ही पढ़ना होगा। तो सेकेंड ऑप्शन यहां सही है कि पाठ्यचर्या के संग्रहण करते हुए उच्च स्तरीय चिंतन की अपेक्षा वाले उन्नत एवं मुक्त यानी ओपन एंडेड और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जिसमें दिमाग ज्यादा खर्च हो, यानी चैलेंजिंग क्वेश्चंस आप उसको दीजिए, ओलंपियाड में इन्वॉल्व कराइए, कोई और एनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहा हो गवर्नमेंट का, एक्सेलरेशन प्रोग्राम हो, उन सब में इन्वॉल्व कराइए। गिफ्टेड बच्चों के लिए अच्छे होते हैं, इनका आईक्यू अच्छा है और ये मैथमेटिक्स में स्पेशली बेहतर है। क्वेश्चन नंबर है 16। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16? अ स्टूडेंट एट्रीब्यूट्स देयर फेलियर। बच्चा अपनी असफलता का जो ठीकरा है वो कहां फोड़ता है? अ साइंस टेस्ट एंटायरली a student attributes their failure in a science test entirely to the teacher setting an unfairly difficult paper। कि भाई टीचर ने जो है एक डिफिकल्ट अनफेयर डिफिकल्टी वाला यानी अनुचित रूप से कठिन, जरूरत से ज्यादा कठिन पेपर बना दिया था, इसलिए मैं फेल हो गया हूं। रादर देन देयर ओन लैक ऑफ स्टडी प्रिपरेशन, बजाय कि इसके कि उसने ठीक से पढ़ाई ही नहीं की थी। अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूशन थियरी इन एजुकेशनल साइकोलॉजी दिस स्टूडेंट इज एग्जिबिटिंग। एट्रीब्यूशन थियरी होती है कि आप किस चीज पे ठीकरा फोड़ते हैं, अपनी सफलता या असफलता का, यानी आप जिम्मेदार किसको मानते हैं। तो अगर आप एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन पे जाएंगे तो आप बाहरी कारक ढूंढेंगे, पेपर मुश्किल आ गया था, बारिश हो रही थी, फलाने ने नजर लगा दी थी, टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था, दुनिया खत्म होने वाली थी इसलिए नहीं पढ़ पाया था। ये है एक्सटर्नल एट्रीब्यूशंस। इंटरनल एट्रीब्यूशन क्या है कि आप देखते हो कि आप क्या कर सकते थे, आपकी मेहनत में कमी थी, पेपर सबके लिए मुश्किल आया था, उसी में कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा, उसी में कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। पेपर सबके लिए मुश्किल आया था, सेम टीचर से पढ़ के लोगों का सिलेक्शन भी होगा, 50 चीजें हैं, यानी आप देखते हो मेरी कमी कहां रह गई। तो अगर यहां पे बच्चा कह रहा है कि मैं फेल इसलिए हुआ क्योंकि टीचर ने अनफेयरली डिफिकल्ट पेपर बना दिया था, तो पहले से एक तो आप ये अज्यूम नहीं करोगे कि ये सही रीजन है। अब यहां पे वो ये नहीं देख रहा कि ओन लैक ऑफ स्टडी, खुद की पढ़ाई कम की, प्रिपरेशन कम की, इसलिए फेल हुआ है। तो ये जो एट्रीब्यूशन थियरी एजुकेशनल साइकोलॉजी में वो क्या कहेगी, इंटरनल एट्रीब्यूशन है या बाहर है? ये एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन है। एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन अनकंट्रोलेबल लोकस ऑफ कॉजेलिटी, यानी यहां पे लोकस ऑफ कंट्रोल, लोकस ऑफ कंट्रोल मतलब सेंटर ऑफ मोटिवेशन कह लीजिए या सेंटर ऑफ एफर्ट जो है वो बाहर है, और बाहर की चीजें अनकंट्रोलेबल होती हैं। आप कहें मैं सुबह रोज दिया जलाऊं या नमाज पढ़ूं या मैं रोज, अगर आप जिस भी धर्म से हैं, या मैं चर्च जाऊं या 50 ये चीजें कर लूं, ये हैक कर लूं, वो कर लूं, और इससे मैं पास हो जाऊंगा, तो आपका सारा फोकस किस पे? अनकंट्रोलेबल चीज पे है कि लक कैसा होगा, जो चीज आपने जितनी पढ़ी है वो पेपर में आएगी नहीं आएगी। ये एक्सटर्नल चीजें हैं, एक्सटर्नल चीजें आपके कभी भी कंट्रोल में नहीं होती, अनकंट्रोलेबल सिचुएशन है, और अनकंट्रोलेबल को आपको लाइफ में हमेशा सरेंडर करना होता है। आप फोकस करते हैं उस चीज पे जो कंट्रोलेबल हो, जो आपके बस में हो, जिसको आम भाषा में कहते हैं। तो कारण जो है वो बाहरी कारण है, कारण का बाहरी रीजन है ये, है ना, ये एक्सटर्नल कंट्रोल पे। और अनियंत्रित केंद्र, जो आप, एक तो ये ट्रांसलेशन कल ठीक होना चाहिए, बहुत ही खराब ट्रांसलेशन है, क्योंकि मैं इंग्लिश वाले पे ही ज्यादा ध्यान देती हूं तो मैंने इस तरफ देखा नहीं। कारण का आंतरिक नहीं, ये इंटरनल तब होता जब बच्चा कहता कि मेरी मेहनत या मेरी मेहनत में कमी थी इसलिए फेल हो गया, इंटरनल तब होता। मास्टरी अप्रोच में तो आप सब कुछ ही पढ़ के जाएंगे और इंट्रिंसिक भी होगा। मेटाकॉग्निशन कुछ नहीं है, यहाँ पे सीधा बाहर थोप दिया है उसने अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स पे। ठीक है, ऐसे लोग और आपको मिल जाएंगे, हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि सिचुएशन तो कभी भी सारी चीजें आपके हाथ में थोड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 17, भाई आपके हाथ में आपकी मेहनत है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। यानी आनुवांशिकता और वातावरण के विषय में कौन सा एक स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, कि आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी आपके जीन्स और आपका एनवायरमेंट विकास को कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में गलत ऑप्शन आपको चूज करना है, क्योंकि इन्होंने पूछा कौन सा इनकरेक्ट है या नॉट है या नेगेटिव है। पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स डायनेमिक इंटरेक्शन बिटवीन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस एंड एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट क्या है? प्रोडक्ट है हेरिडिटी और एनवायरमेंट की
का गुणनफल है विकास। हेरिडिटी सेट्स द पोटेंशियल लिमिट्स और बाउंड्रीज, हाँ भाई हेरिडिटी लिमिट सेट कर देती है, रॉ मटेरियल दे देती है कि विकास हो पाएगा, कि भाई आपका इंटेलिजेंस जो है कुछ ज्यादातर मोस्टली डिसाइड होता है आपकी हेरिडिटी से। अगर आप पहले ही रिटार्डेड बच्चा है तो उसको गिफ्टेड कैसे बनाओगे? तो वो लिमिट तो सेट कर देगी, लेकिन एनवायरमेंट बीच में रोल प्ले करेगा। एनवायरमेंट मिलेगा तब तो आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच पाओगे। तो ये बात तो सही है, लिमिट सेट कर देती है आनुवांशिकता, हायर और लोअर लिमिट, जबकि पर्यावरण यह निर्धारित करता है कि उस क्षमता को किस हद तक पूरी तरह से साकार किया जाता है। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, हमें गलत बात ढूंढनी है। A child's physical eye color and blood type are primarily determined by socio-cultural environmental factors। नहीं भाई, हेरिडिटी से प्रभावित होते हैं। तो बच्चे की आंखों का रंग और उसका ब्लड ग्रुप जो है वो हेरिडिटी आनुवांशिकता से निर्धारित होंगे। इसमें एनवायरमेंट क्या करेगा? आपकी आंखों का रंग और आपका ब्लड टेस्ट या आपका डीएनए, ये सब तो जेनेटिक्स से निर्धारित है ना, इसमें एनवायरमेंट कुछ नहीं कर सकता। एनरिच्ड स्टिमुलेटिंग, ये कह रहे हैं समाज और संस्कृति से निर्धारित है, नहीं गलत है। एनरिच्ड स्टिमुलेटिंग सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट्स कैन सिग्निफिकेंटली एनहेंस अ चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये बात सही है कि अगर अच्छा एनवायरमेंट मिले तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास जो है वो बेहतर हो सकता है। वाइगोत्स्की ऐसा कह रहे हैं। तो हमें तो सही बात चाहिए नहीं थी, गलत चाहिए थी। थर्ड ऑप्शन गलत है, वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था। ठीक है ना, मतलब नॉट वाला क्वेश्चन पूछा है, नॉट पूछा है क्वेश्चन में, तो इनकरेक्ट ही ढूंढना है आपको जवाब। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ये क्या कहता है, प्याजे पे सवाल है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जीन पियाजेज कंस्ट्रक्टिविस्ट एपिस्टेमोलॉजी। स्टेटमेंट 1 क्या है? Assimilation occurs when a child fundamentally alters or completely restructures an existing cognitive schema to incorporate entirely new contradictory information। खुद से बताना। सेकेंड ऑप्शन क्या है? इक्विलिब्रेशन इज द ओवर आर्चिंग सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म दैट ड्राइव्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट फॉरवर्ड बाय बैलेंसिंग द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। ये बात सही लग रही है, लेकिन ये बात हमें 2 रुपए की सही नहीं लग रही, ये तो गलत है। बात सही है, थर्ड ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं दोनों सही हैं। वाह, शाबाश, क्या बात है, बहुत जल्दी में रहते हो जवाब देने की, रट्टा लगाते हो, और बहुत दुख की बात है। ये ऑप्शन मेरी उम्मीद आपसे नहीं थी कि इसमें आप गलती करेंगे, बट आप लोगों ने भर भर के थर्ड ऑप्शन दे दिया, जो कि गलत है। देखो, आत्मसातीकरण तब होता है, यानी एसिमिलेशन तब होता है जब कोई बच्चा पूरी तरह से नई विरोधाभासी जानकारी, विरोधाभासी मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, डिसइक्विलिब्रियम एकोमोडेट करोगे या नया स्कीमा बनाओगे, एडजस्ट करोगे, तो दोनों केस में समायोजन होगा। एसिमिलेशन आत्मसात प्रीवियस नॉलेज में जस्ट ऐड कर लेना होता है या फिट कर लेना होता है नई जानकारी को, पुराने में चेंज करना नहीं होता है। ठीक है ना, तो को शामिल करने के लिए मौजूदा संज्ञानात्मक स्कीमा को मौलिक रूप से बदल देता है या पूरी तरह से पुनर्गठित करता है। जब मौलिक रूप से बदल दिया या नया ही बनाएगा तो ये तो एकोमोडेशन कहलाएगा। तो ये तो गलत हो गया, ये सही है। तो सिर्फ सेकेंड ऑप्शन अगर कहीं दे रखा हो तो वो सही हो जाएगा, है ना। 65% लोग अब सही जवाब दे रहे हैं जब ये बता दिया है, तो केवल 2 सही है प्याजे के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, ये क्या कहता है? अ टीचर एमिंग टू इम्प्लीमेंट अ स्ट्रिक्ट वाइगोत्स्कियन सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी इन अ लैंग्वेज क्लासरूम वुड मोस्ट हैवीली प्रायोरिटाइज। एक टीचर है जो वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी शिक्षा शास्त्र को लागू करता है क्लासरूम में, तो किस चीज को इन 4 ऑप्शंस में से वो प्रायोरिटाइज करेगा? तो जहां बच्चा एक्टिव होगा वो सही है। डी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड ग्रामर ड्रिल्स, रट्टाफिकेशन, बार बार अभ्यास कराते रहो, प्रयास कराते रहो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कराते रहो, वो भी डी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड, कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, संदर्भ में नहीं है, बच्चे के जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है, कोऑर्डिनेटेड नहीं है, तो ये तो वाइगोत्स्की कभी नहीं चाहेंगे, इसमें बच्चा एक्टिव नहीं है, रटना पड़ेगा उसे। रोट वोकैबुलरी भी लिखा हुआ है। पीयर कोलैबोरेटिव रीडिंग एंड कल्चरली सिचुएटेड स्टोरी टेलिंग, कल्चर और समाज यानी ग्रुप्स में सीख रहा है बच्चा, ये बेहतर है, बच्चा एक्टिव है यहाँ। जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन सही है। रेसिप्रोकल टीचिंग स्ट्रेटजीज इन्वॉल्विंग समराइजिंग, क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग और प्रिडिक्टिंग, इसको SQCP भी बोलते हैं, ये रेसिप्रोकल टीचिंग में होता है। स्ट्रिक्ट कॉम्पिटिटिव ग्रेडिंग पे या कंपटीशन पे जोर वाइगोत्स्की ना पियाजे, दोनों में से कोई नहीं देता, बच्चा एक्टिव नहीं है, ये बच्चे के पक्ष में नहीं है ये दोनों ऑप्शन, तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन ही पक्ष में। 89% लोग सही जवाब दे रहे हैं, सेकंड ऑप्शन। ठीक है ना। रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होता है? बेसिकली टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव हैं, वाइगोत्स्की की क्लास है। टीचर अपनी भूमिका धीरे धीरे कम करता रहता है, बट बीच बीच में इंटरेक्ट करता है बच्चों को। मान लो ये जो एक समराइज करना है, कोई स्टोरी है उसका समराइज करना है, क्वेश्चंस पूछेगा दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा है जो क्लैरिफाई करेगा उस थॉट को, चौथा बच्चा है जो बाद में जाकर के प्रिडिक्ट
कर रहा होगा कि भाई अब आगे क्या होगा इस कहानी में। टीचर भी एक्टिव है, बच्चा भी एक्टिव है, बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, टीचर भी इन्वॉल्व है, और धीरे धीरे टीचर अपनी भूमिका कम करते जाता है, बच्चे और ज्यादा एक्टिव होते जाते हैं। तो टीचर बच्चे से, बच्चा टीचर से यहाँ सीखता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर कोई कहता है कि ये बात सही नहीं है, ये सही है। रेसिप्रोकल मतलब दोनों तरफ से एक्टिव है। और पीयर कोलैबोरेशन सेकंड और थर्ड तो सही है, सिंपल, खत्म, सेकंड ऑप्शन। चलिए खैर, ये तो हम चर्चा कर ही चुके हैं सही जवाब की। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 20वां सवाल। अच्छे लग रहे हैं आज के सवाल? कमेंट्स में जरूर बताना कैसा लगा आज का सेट। देखना क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। हालांकि सारे सवाल इतने लेंदी और इतने मुश्किल नहीं आने चाहिए, थोड़े 19-20 भी आने चाहिए। वो तो आज आपके कमेंट्स से पता लगेगा कि आप कैसा आपको महसूस हुआ। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 20, 20वां सवाल। वाइल टीचिंग फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यानी भिन्न पढ़ा रहे हो आप बच्चे को, फ्रैक्शन का एडिशन, भाई 1/2 प्लस 1/2 ये कैसे जुड़ेगा? तो आप पता ना एलसीएम एचसीएफ लेते थे, ये करते थे, वो करते थे, तब जोड़ते थे। ठीक, तो फ्रैक्शन का एडिशन सिखा रहे हो बच्चों को, भिन्नों का जोड़ सिखा रहे हो। अ टीचर आस्क्स अ प्रोबिंग क्वेश्चन एंड रियलाइजेस दैट मोस्ट लर्नर्स होल्ड अ मिसकंसेप्शन। प्रोबिंग क्वेश्चन पूछा। प्रोबिंग क्वेश्चन होता है जो और गहराई में जानने में हेल्प करता है बच्चे की सोच के बारे में, कि वो कैसा सोचता है। उस पर जब आप एक सवाल किया, फिर बच्चे ने कोई जवाब दिया, आप एक और सवाल करते हैं ताकि गहराई में जा सकें सामने वाला सोचता कैसे है या वो क्या कहना चाह रहा है। एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन आप प्रोब करते हैं, है ना। तो प्रोबिंग क्वेश्चन पूछा जिससे टीचर को पता चला कि बच्चों ने मिसकॉन्सेप्शन पाले हुए हैं, नाइव कॉन्सेप्शन या ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन, वैकल्पिक अवधारणाएं बनाई हुई हैं जो साइंटिफिकली सही नहीं है, बट उन्होंने अपने थॉट के आधार पर बनाई हुई है। जैसे हमें लगता है कि भाई जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है 0.25 जो है वो छोटा होगा, और ये जो मतलब भिन्न में पॉइंट में जितनी संख्या होती है वो कम होती है। हम उल्टा सोचते आ रहे हैं जब से बड़े हुए हैं, है ना। हमें लग रहा है कि नहीं, कि ये जो 1/4 है ये तो 1/2 से छोटा ही होगा। हम तो ऐसे सोचते आ रहे हैं ना जब छोटे होते हैं भिन्न। तो यहाँ पे टीचर ने 4 सवाल पूछे तो समझ आ गया कि अभी फ्रैक्शन को लेके क्लैरिटी नहीं है बच्चे को। तो इससे मिसकॉन्सेप्शन का पता लग गया, यानी साइंटिफिकली ट्रू नहीं है या लॉजिकली ट्रू नहीं है, बट बच्चा ऐसा सोचता है अपने अनुभव के आधार पे, है ना, कि 1/4 और 1/2 में तो 1/4 बड़ा होगा क्योंकि बड़ी संख्या लग रही है, जबकि ऐसा नहीं है, भिन्न के केस में ऐसा नहीं होगा। शी इमीडिएटली मॉडिफाइज हर लेसन यूजिंग फ्रैक्शन स्ट्रिप्स बिफोर कंटिन्यूइंग। अब फ्रैक्शन स्ट्रिप का बहुत बढ़िया इस्तेमाल होता है आपकी जो टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स हैं, कि अगर आपको भिन्न में बच्चे को दिक्कत है तो आप 1/4 ऐसे आप बता सकते हो कि भाई ये 1/4 है, ये 1/4 है। आप प्रॉपर अगर ये दिखा दिया, आपने स्ट्रिप दिखा दी और उसमें पार्टीशन करके दिखा दिया, 4 भागों में बांट दिया एक स्ट्रिप के माध्यम से, तो समझ में आ जाएगा। फिर बच्चों को इजीली भिन्न का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, कि जैसे ही कोई आइसक्रीम बांटनी हो, कुछ और घर में कोई कुछ भी चीजें हो सकती हैं। तो अब इससे आप क्या कर रहे हो, मिसकॉन्सेप्शन को क्लियर कर रहे हो। दिस इंस्ट्रक्शनल डिसीजन primarily reflects, ये जो पढ़ाने का तरीका है इससे क्या, किसका उदाहरण है ये निर्णय जो है, ये एक्टिविटी कराना। कंपेयरिंग लर्नर्स परफॉर्मेंस विद क्लास नॉर्म्स, कंपेयर थोड़ी कर रहे हो आप, तो क्लियर करा रहे हो मिसकॉन्सेप्शन को। यूजिंग असेसमेंट एविडेंस टू आइडेंटिफाई मिसकॉन्सेप्शंस एंड इंप्रूव इंस्ट्रक्शन, 78% लोग सही जवाब दे रहे हैं कि आपने एक आकलन का क्या किया, एविडेंस प्रस्तुत किया, उस स्ट्रिप से एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, कि बच्चे के एक असेसमेंट आकलन यानी सवाल पूछा आपने ताकि आप उसके मिसकॉन्सेप्शन को जांच सको, भ्रांतियों को समझ सको और उसको चैलेंज करके डिस्कस कर सको क्लास में, बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग किक इन कर पाए। डिटर्मिनिंग लर्नर्स इंटेलिजेंस थ्रू क्लासरूम टास्क, नहीं, इंटेलिजेंस थोड़ी सुनिश्चित कर रहे हो आप, तो मिसकॉन्सेप्शन दूर कर रहे हो, उनकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे हो, एरर्स से ही तो समझ में आएगा कहां गड़बड़ है। प्रिपेयरिंग लर्नर्स फॉर एंड ऑफ यूनिट ग्रेडिंग, यहां आप ग्रेडिंग के लिए नहीं करते हो ये सब। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस और भी बहुत सारे हो सकते हैं। कई बार बच्चे को लगता है जब ट्रेन चलती है तो पेड़ भी साथ साथ चल रहे हैं, मैं जाता हूं तो ये चंदा मामा साथ साथ घूमते हैं, मेरी नानी के यहाँ भी जाते हैं, मामा मतलब नानी मामा सेम ही है, नानी के घर भी जाते हैं, मेरी बुआ के यहाँ भी जाते हैं। तो ये क्या है, ये मिसकॉन्सेप्शन है जो उसको लग रहा है, क्योंकि साइंटिफिकली ट्रू नहीं है। या बच्चे को लगता है पानी का रंग हरा होता है जबकि वाटर क्या है, कलरलेस है, आप पढ़ा रहे हैं, फिर वो कहेगा मैंने तो हरे रंग का पानी देखा है। तो आपको डिस्कस करके फिर समझाना होगा कि अच्छा ऐसा है, ये मिसकॉन्सेप्शन है, फिर आप एविडेंस पेश करते हैं। तो ये क्वेश्चन से आपने पहले तो मिसकॉन्सेप्शन को निकाला बच्चे के अंदर से, कि ऐसा हो सकता है कि बच्चों को ऐसा लगता हो कि बड़ी संख्या भिन्न में ज्यादा बड़ी होती है। ठीक, तो ये आपका तरीका था, आपने असेसमेंट एविडेंस जो कि एक प्रोबिंग क्वेश्चन था उसके माध्यम से आपने पहचान कर पाए किसकी,
मिसकॉन्सेप्शन की। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, असर्शन क्या है या अभिकथन क्या है? एजुकेशनल टेक्स्ट बुक्स दैट प्रीडोमिनेंटली फीचर मैन इन एम्बिशियस प्रोफेशनल रोल्स, यानी पुरुषों को साइंटिस्ट, पायलट्स, एम्बिशियस रोल्स में दिखाया हुआ है एक एजुकेशनल टेक्स्ट बुक के एक किताब के अंदर। एंड विमेन एक्सक्लूसिवली इन डोमेस्टिक और सबऑर्डिनेट केयर गिविंग रोल्स सीवियरली हिंडर जेंडर इक्विटी, यानी महिलाओं को एक सबऑर्डिनेट केयर गिविंग रोल्स में, ये नर्स हो सकती हैं, टीचर्स हो सकती हैं, इस तरह के रोल्स में दिखाया गया है, बस केयरिंग या नर्चरिंग रोल्स में। पुरुषों को एकदम एडवेंचरस रोल में दिखाया गया है। तो इससे क्या होगा, जेंडर इक्विटी और इक्वालिटी दोनों में बाधा डलती है कि आप देख ही नहीं रहे कि कोई भी कुछ भी बन सकता है, इसका जेंडर से लेना देना नहीं है काम का। ठीक है, तो शैक्षिक पाठ्य पुस्तकें जो मुख्य रूप से पुरुषों को महत्वाकांक्षी, जब किताब में ही आपकी ये दिखाया जाएगा कि एक पुरुष है तो मान लो वो पायलट के रूप में है या एस्ट्रोनॉट के रूप में है, महिला है तो टीचर या डॉक्टर के रूप में है, तो स्टीरियोटाइप को प्रमोट कर रहे हैं आप। और इससे क्या होगा, जेंडर इक्विटी और इक्वालिटी दोनों पे प्रभाव पड़ेगा, है ना। जब भी आप देखते हैं कि आपकी किताबों में, अगर आप ईवीएस तक की किताब में चले जाएंगे तो सुनीता विलियम्स का भी जिक्र है, आपका कर्णम मल्लेश्वरी जो कि वेट लिफ्टर हैं, सुनीता विलियम्स आप जानते हैं एस्ट्रोनॉट हैं, या फिर आपकी इवन कल्पना चावला तक के बारे में बात हुई है, मैरी कॉम। मतलब ऐसे उदाहरण हैं जो स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करते हैं, ना कि उनको बढ़ावा देते हैं। अगर ऐसे उदाहरण पहले होते थे किताबों में, अब ये समय के साथ चेंज हुआ है। अगर स्टीरियोटाइप वाले एग्जांपल्स होंगे कि जितना काम दो महिलाएं मिलकर के 4 दिन में करती हैं, उतना काम एक पुरुष 1 दिन में कर लेता है, तो ये क्या है, ये स्टीरियोटाइप को दर्शाता है कि सारी महिलाएं वीक हैं या सारे पुरुष मजबूत हैं। ये कहना स्टीरियोटाइप है कि आपने एक बिलीफ बना लिया जिसका साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कुछ। रीजन क्या है? Such biased educational materials implicitly reinforce rigid gender schemas, effectively limiting the self-efficacy and diverse career aspirations of young female learners। बहुत ही बेहतरीन बात कही गई है, दोनों बातें सही है, 75% लोग सही जवाब दे रहे हैं। इस तरह की पक्षपाती शैक्षिक सामग्री अगर अनजाने में कठोर जेंडर स्कीमा को सुदृढ़ करती है कि आप बस मान लेते हो कि अच्छा मैं लड़की हूं तो मैं तो ये बन सकती हूँ, ये तो मेरे ऑप्शन में ही नहीं है कि मैं एस्ट्रोनॉट बन जाऊं या मैं आर्मी में चले जाऊं, है ना, क्योंकि वही 4 एग्जाम्पल आपने देखे हैं। तो इससे ये रिजिड जेंडर स्कीमा बन जाएंगे, जबकि रिजिड नहीं होने, फ्लेक्सिबल जेंडर स्कीमा हो कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, पापा भी केयरिंग हो सकते हैं, मम्मी भी एडवेंचरस हो सकती हैं, ठीक है ना। जो युवा महिला शिक्षार्थियों की आत्म प्रभाव काटा, सेल्फ एफिकेसी को, कि वो क्या चीजें नहीं कर सकती, अरे मैं तो लड़की हूं, कई लोग कहते हैं लड़की होके ये कर ले रही है, लड़की होके ये कर ले रही है मतलब कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो ये क्योंकि वो जेंडर रिजिड जेंडर स्कीमास बनाए हुए हैं, ये लड़कियां करती हैं तो उनको ज्यादा प्रेज किया जाता है, उसका रीजन वो इक्विटी पे आधारित है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज उतनी ही नहीं मिली हैं बराबरी की। ठीक, वो वैसा ही है कि जैसा आप सुनते हैं कि कोई गरीब घर से जो है आईएएस बन गया, बहुत खराब परिस्थितियों से, क्योंकि वो करने के लिए उसको बहुत सारी बाधाओं को पार करना पड़ा है जो नॉर्मल से ज्यादा थी। एनीवे, और विविध करियर आकांक्षाओं को प्रभावी ढंग से सीमित करती है। ठीक बात है, दोनों ही सही है, ये आपने सही जवाब दे भी दिया है, बोथ ए एंड आर ट्रू, कि अगर ऐसा होगा तो जो सेल्फ एफिकेसी है यानी खुद की क्षमताओं में विश्वास, वो कम हो जाएगा बच्चे का। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, 22वां सवाल देखिएगा क्या कहता है भैया। व्हेन अ चाइल्ड एनकाउंटर्स एन एंटायरली नोवल एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, नोवल मतलब नई समस्या आई है एकदम और जटिल समस्या है बच्चे के सामने, एन इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर, एक अच्छा समस्या समाधान करता अगर बच्चा है तो वो विल स्ट्रेटेजिकली डिप्लॉय वेरियस ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजीज। ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजीज यानी जुगाड़, वो अलग अलग तरह के फंडे अपनाएगा कि भाई ये नहीं तो ऐसे, नहीं तो ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ फ्लेक्सिबल ह्यूरिस्टिक्स एक्सेप्ट, कोई एक चीज है जो फ्लेक्सिबल तरीका नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, वो आपको ढूंढनी है कि नई प्रॉब्लम आई है तो कौन सा तरीका है जो हेल्पफुल नहीं होगा। एक्सेप्ट लिखा हुआ है, जब एक्सेप्ट लिखा हुआ हो या इसके बजाय या अतिरिक्त, ह्यूरिस्टिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, है ना। कि आपका ये रिमोट नहीं चल रहा, आप देखते हैं, आपने बचपन से देखा है या आपके दिमाग में आइडिया है पहले तो ऐसे ऐसे कर लगता हूं, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा तो चल जाएगा, ये ह्यूरिस्टिक है, जुगाड़ है ना, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, वर्किंग बैकवर्ड, स्टेप बाय स्टेप वर्क करना है बैकवर्ड प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ, ये तो हेल्पफुल होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। क्या हेल्पफुल नहीं है समस्या समाधान में, वो ऑप्शन उठाना है आपको। यूजिंग एनालॉजिकल थिंकिंग, एनालॉजी भी हेल्पफुल होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स टास्क, ये भी हेल्पफुल होता है मीन्स एंड एनालिसिस, कि आप मुश्किल जटिल समस्या को टुकड़ों में तोड़ लो। ब्लाइंडली अप्लाइंग अ फिक्स्ड मैथमेटिकल एल्गोरिथम, सिर्फ एक एल्गोरिथम भी हेल्पफुल होता है, लेकिन ब्लाइंडली अप्लाइंग,
आंख बंद करके एक ही एल्गोरिथम को आप अप्लाई किए जा रहे हैं, वो तरीका सही नहीं है। एल्गोरिथम वैसे हेल्पफुल होता है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक तरीका है, बट हर जगह एक ही तरीके को आप अपना नहीं सकते, वो फंक्शनल फिक्सनेस हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन गलत है, जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। एक्सेप्ट पूछा था हमसे किसके बजाय, तो इसको छोड़ के बाकी सब सही है, इसके बजाय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। अ लर्नर विद प्रोफाउंड हियरिंग इंपेयरमेंट, एक बच्चा है जिसको गंभीर रूप से श्रवण दोष है, सुनने में दिक्कत है, हैज गुड एकेडमिक एबिलिटी, लेकिन सीखने की क्षमता अच्छी रखता है, बट पार्टिसिपेट्स लेस ड्यूरिंग क्लासरूम टीचिंग, विच क्लासरूम अडेप्टेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। गंभीर श्रवण बाधिता वाला एक शिक्षार्थी अच्छी शैक्षणिक क्षमता होने के उपरांत भी कक्षा में कम भाग लेता है, वो ठीक से पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। उसकी सहभागिता बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त कक्षा अनुकूलन या तरीका कौन सा है कि एक बच्चा जिसको गंभीर रूप से श्रवण दोष है, सुनने में दिक्कत है, वो इन्वॉल्व हो क्लास में, क्योंकि वो सीखने की हायर एबिलिटी रखता है। भाई दिमाग का लेवल सुनने से थोड़ी निर्धारित होगा, हो सकता है बच्चे को दिखने में सुनने में दिक्कत हो या दिखने में दिक्कत हो, बट उसकी मेंटल एबिलिटी अच्छी हो तो वो सीख सकता है, बस आपको तरीका सही अपनाना है। तो उस बच्चे को आप पार्टिसिपेट करने के लिए कैसे मोटिवेट करोगे। थर्ड ऑप्शन आप में से ज्यादातर लोग कह रहे हैं, चलो देख लेते हैं, पहले से शुरू करते हैं। प्रोवाइड प्रिंटेड नोट्स आफ्टर एवरी लेसन सो दैट द लर्नर कैन स्टडी इंडिपेंडेंटली, टीचर को पार्टिसिपेट कराना है, कक्षा में भागीदारिता चाहिए। ये तो बाद की चीजें हो गई कि आपने नोट्स दे दिए बाद में पढ़ लेना, ये कोई बात है। ये पार्टिसिपेशन में थोड़ी हेल्प कर रहा है, ओवरऑल लर्निंग में हेल्प करेगा, बट पार्टिसिपेशन बढ़ाना है आपको, भागीदारिता बढ़ानी है, बच्चे को एक्टिव रखना है, क्लास में इन्वॉल्व करना है कुल मिला के। सेकेंड ऑप्शन है सीट द लर्नर इन अ क्वाइट कॉर्नर एंड मिनिमाइज वर्बल इंटरेक्शन टू अवॉइड कंफ्यूजन। बच्चों को कोने में बिठा दो, देखो ये कोने में बिठाने वाले ऑप्शन सबसे खराब होते हैं। सेग्रीगेट नहीं करना है, अलग थलग नहीं रखना है, शांत कोने में बिठा दो, उससे ज्यादा बात मत करो, उसको डिस्टर्ब मत करो, ये फालतू बातें हैं। बच्चों को इन्वॉल्व करना है हमें। एंश्योर द लर्नर हैज अ क्लियर व्यू ऑफ द टीचर्स फेस, यूज विजुअल क्यूज एंड रिटन सपोर्ट एंड सप्लीमेंट कम्युनिकेशन विद साइन लैंग्वेज और जेस्चर्स वेन एवर रिक्वायर्ड। इतना सब अगर आप कर लेंगे तो बच्चा अपने आप इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसको सुनने में दिक्कत है, तो अगर आप पीछे बिठाएंगे ऐसे बच्चे को तो उस तक और कम आवाज जाएगी। दूसरा, पीछे से दिखेगा भी कम, तो जब पास में बिठा रहे हो आप टीचर, फर्स्ट रो में आप जब बिठा रहे हैं, चाहे देखने में दिक्कत हो, स्पेशल नीड वाले बच्चे को अगर आप, स्पेशली अगर श्रवण दोष है, आगे बिठा लिया, तो टीचर के फेशियल एक्सप्रेशन से आप जैसे बोलते हैं तो आपकी वर्डिंग का अंदाजा भी लगाता है इंसान, थोड़ी आवाज से समझता है जितनी उसको समझ में आ रही होगी, है ना। और एक्स्ट्रा सपोर्ट आप विजुअल क्यूज देते हैं कि आपने ए फॉर एप्पल बोला, एप्पल बना भी दिया, तो वो देख के भी समझ पा रहा है, एसोसिएट कर पाएगा चीजों को। तो साइन लैंग्वेज का जहां जरूरत पड़ रहा है, अगर जरूरत है तो उसका भी इस्तेमाल करेंगे। जेस्चर जो हाव भाव है आपके, वो भी बताते हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। बॉडी लैंग्वेज भी तो काम करती है। तो कई लोगों की बॉडी लैंग्वेज जिस तरह की होती है, आप समझ नहीं आता कहना क्या चाह रहे हो भाई, या कहना भी चाह रहे हो या नहीं। ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा, पेयर द लर्नर विद अ हाई, तो टीचर के केस में अगर ऐसा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपको अपनी बात बॉडी से भी, जेस्चर से भी कन्वे करनी है। स्टिमुलस वेरिएशन का एक पूरा स्किल है जो आप अप्लाई करते हैं, जो एनसीईआरटी कहता है, आपका माइक्रो टीचिंग की साइकिल में भी आप सीखते हैं, टीचिंग स्किल्स में से एक स्किल है ना। फोर्थ ऑप्शन देखिएगा, पेयर द लर्नर विद अ हाई अचीविंग पीयर हु कैन एक्सप्लेन द लेसन आफ्टर क्लास, कि एक हाई अचीविंग पीयर, एक फर्स्ट आने वाले बच्चे को बिठा दो जो उसको बाद में समझा दे। ये कोई तरीका नहीं है, टीचर को क्लास में इन्वॉल्व करना है उसको, ऐसा नहीं कि अलग थलग से, फिर तो वो ट्यूशन ना पढ़ ले अलग से जाके, या कुछ और ही कर लेगा फिर क्लास में बैठ, आपका क्या यूज है एज अ टीचर। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव, ह्यूमन लर्निंग इज एन इनहेरेंटली डैश प्रोसेस वेयर नॉलेज इज एक्टिवली डैश थ्रू मीनिंगफुल इंटरेक्शंस विद द कम्युनिटी, पीयर्स एंड कल्चरल आर्टिफैक्ट्स। कहना क्या चाहते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक रचनावादी यानी वाइगॉत्स्की को याद कर लो, परिप्रेक्ष्य के अनुसार मानव शिक्षा एक स्वाभाविक रूप से, बायोलॉजिकल नहीं, समाज एक्टिव प्रोसेस है, सोशल और को कंस्ट्रक्टेड, मतलब यहां पे एक्टिव भी होता तो भी सही हो जाता। सोशियो कल्चरल, समाज और संस्कृति के माध्यम से बच्चा सीखता है, तो एक तो इनहेरेंटली आंतरिक रूप से सामाजिक प्रकृति हो गई, सामाजिक प्रक्रिया हो गई सीखना। दूसरा, को कंस्ट्रक्टेड, एक्टिवली को कंस्ट्रक्टेड, यानी बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर कंस्ट्रक्ट करेंगे, को कंस्ट्रक्टेड थ्रू मीनिंगफुल इंटरेक्शन, सह निर्मित है, एक दूसरे के साथ मिलकर के ज्ञान का निर्माण करेंगे बच्चे। इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है क्योंकि सोशियो कल्चरल है तो ग्रुप में होगी, पैसिव नहीं है बच्चा यहाँ, ये बायोलॉजिकल की तो बहुत ज्यादा बात करते ही नहीं है, ठीक है। तो ये सोशल है या एक्टिव प्रोसेस है, थर्ड ऑप्शन। कितने लोग सही दे रहे हैं, 93% लोग, बहुत बढ़िया। 5 सवाल और हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, ये क्या कहता है, हाउ शुड एन एक्सपर्ट प्रोग्रेसिव एजुकेटर फंडामेंटली व्यू चिल्ड्रंस एरर्स एंड मिसकॉन्सेप्शंस
इन अ मैथमेटिक्स क्लासरूम। एक टॉपिक है आपका 1 नंबर का, चिल्ड्रंस एरर, बच्चे की गलतियां कैसे देखनी है आपको, एक विंडो के रूप में बच्चे की गलतियां उसकी सोच के बारे में आपको बताती हैं, हेल्पफुल होती हैं एरर्स जो है सीखने में। एक विशेषज्ञ प्रगतिशील शिक्षक, जो आज का मॉडर्न टीचर है, जो प्रगतिशील है, प्रोग्रेसिव है, लर्निंग बाय डूइंग की बात करता है, जॉन डुई को फॉलो करता है, चाइल्ड सेंटर्ड है, उसको गणित की कक्षा में बच्चों की त्रुटियों और भ्रांतियों को मौलिक रूप से कैसे देखना चाहिए। जो मिसकॉन्सेप्शंस और गलतियां कर रहे हैं बच्चे, वो हेल्पफुल है, उसको सीखने का मौका मिलेगा, उससे फीडबैक मिलेगा आपको कि जैसे जिस क्वेश्चन में आप लोग सबसे गलत ऑप्शन चूज करते हो ज्यादातर लोग, उस क्वेश्चन को मैं बहुत तसल्ली से ज्यादा देर एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ जाता है आपकी गलती से कि पोल में सिर्फ 30% लोग ही सही जवाब दे रहे हैं, इसका जवाब 70% लोग गलत दे रहे हैं। तो मुझे समझ आ जाएगा कि इसमें आपको कंफ्यूजन ज्यादा है, यहां आप गलती कर रहे हैं, मिसकॉन्सेप्शन है कुछ, तो उसको मैं क्लियर करूंगी। तो गलतियां क्या है, हेल्पफुल है सिखाने के लिए, है ना। एरर्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग, सीखने का हिस्सा है। एज अनडिनाइबल फिक्स्ड प्रूफ ऑफ लो इन इट कॉग्निटिव एबिलिटी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में क्षमता नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट कुछ गड़बड़ हुआ पड़ा है, या तो आपने गलत जगह से पढ़ लिया है, गलत तरीके से पढ़ लिया है, या पढ़ाई नहीं है, या कंफ्यूजन है कहीं ना कहीं, ये कुछ समझ में आएगा, या कॉन्सेप्ट हो सकता है मुश्किल हो जो क्लियर ना हो पाया हो। सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है, एज सिग्निफिकेंट वैल्यूएबल विंडोज इनटू द चाइल्ड्स इंट्यूटिव थॉट प्रोसेसेस एंड करंट स्कीमास, बच्चे के जो करंट स्कीमा है, यानी जो मूल्यवान खिड़कियों के रूप में काम करती हैं गलतियां, विंडोज के रूप में, और जो उसका करंट स्कीमा है, वर्तमान स्कीमा, यानी एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है, उसकी वर्तमान ज्ञान जो भी उसके दिमाग में आज सेव्ड इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में आपको बताता है। और बच्चा सोचता कैसे है ये पता लगता है आपको, कि आपने इस क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया, ये पता लगेगा ना कैसे आप पढ़ के समझ पा रहे हैं कि नहीं, है ना। थर्ड ऑप्शन है एज स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज टू प्रोवाइड टारगेटेड इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग एंड कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट, कि आप स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर है कि कहां आपको बच्चे को वो कंफ्यूजन क्लियर करनी है, उसके कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट के माध्यम से स्कैफोल्ड करना है, हेल्प करना है, जहां वो अटक रहा हो, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहा हो, यानी डिसइक्विलिब्रियम हो, कंफ्यूजन हो, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट मतलब कंफ्यूजन हो, इसी कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट से आपका स्कीमा अपडेट होता है, आपकी समझ बेहतर होती है। यूबी टेट में भी पूछा है कि कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट से क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कॉग्निटिव समझ, अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है आपकी। अगर कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा, कभी कंफ्यूजन ही नहीं आई, तो कुछ नया सीखोगे नहीं, नेक्स्ट लेवल पे जाओगे नहीं, अगर प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हो तो फिर सब सेम लेवल का चलता रहेगा। अगर मुश्किल सवाल नहीं आए, कैसे पता लगेगा कि कितनी बेहतर समझ हुई है। फोर्थ ऑप्शन देखना, एज सीवियर बिहेवियरल इन्फ्रैक्शंस रिक्वायरिंग, नहीं ये कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए पनिशमेंट नहीं दी जानी चाहिए, तो सेकंड और थर्ड ही सही है। 78% लोग, जो कि सेकंड ऑप्शन में आता है, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ नहीं हो सकते क्योंकि ये तो गलत है। फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं हो सकते क्योंकि सेकंड तो सही है बट थर्ड भी सही है, लेकिन फर्स्ट गलत है तो ये भी नहीं हो सकता, फोर्थ जहां है गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट और फोर्थ तो जहां भी है वो गलत ही है ऑप्शन, बाकी सब में फर्स्ट और फोर्थ है, सेकंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, ये क्या कहता है, अ टीचर डिस्कवर्स दैट मैनी लर्नर्स बिलीव हैवियर ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज सिंक इन वाटर। अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा। एक शिक्षक को पता चला है कि बच्चे या शिक्षार्थी ये मानते हैं कि भारी वस्तुएं हमेशा पानी में डूब जाती हैं, यानी हैवियर ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज सिंक इन वाटर, जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा वो पानी में डूब जाएगा। कि कागज तो तैर रहा है जी, लेकिन एक कील जो है लोहे की वो डूब जा रही है। बच्चे को ये लग रहा है कि जिस चीज का वेट ज्यादा होगा वो डूब जाएगी पानी में, जबकि आप जहाज को चलते हुए देख रहे हैं, जहाज का वेट थोड़ी कम है, ज्यादा ही है। तो इमीडिएटली अब इसको आपको करेक्ट करने की बजाय कि आप तुरंत इसको करेक्ट करें, फिर क्या करेंगे आप, विच इंस्ट्रक्ट, मतलब क्या है, ये मिसकंसेप्शन है, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है बच्चे का, नाइव कॉन्सेप्शन है। विच इंस्ट्रक्शनल अप्रोच वुड बेस्ट प्रमोट कॉन्सेप्चुअल चेंज, अब आपको कॉन्सेप्ट चेंज कराना है इंक्वायरी या डिस्कशन के माध्यम से। ये कि साइंटिफिक नहीं है बट बच्चे ने अपने अनुभव के आधार पे ऐसा बना लिया है दिमाग में कि पेड़ मेरे साथ चलते हैं, या पानी का तो रंग हरा होता है, नीला होता है, वॉट जो भी उसने अपने अनुभव के आधार पे सोचा है, या दूध तो मशीन पे मिलता है ना। 94% लोग सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं। एक्सप्लेन द साइंटिफिक प्रिंसिपल, चलो मैं मार्क कर लेती हूँ। एक्सप्लेन द साइंटिफिक प्रिंसिपल फर्स्ट एंड आस्क लर्नर्स टू मेमोराइज इट, रटवाने से थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आस्क लर्नर्स टू प्रिडिक्ट, टेस्ट एंड कंपेयर द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन वाटर बिफोर डिस्कसिंग देयर ऑब्जर्वेशंस। तो तुरंत आपने करेक्ट नहीं कराया, बच्चों को एक टास्क दिया, बच्चों को एक्टिव, जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन वैसे भी सही होता है ना। जो सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा जिस ऑप्शन में है, जहां उसको खतरा भी नहीं है और एक्टिव भी है, कि भाई तुम ऑब्जर्व करना, आज घर पे जाके एक टब में, एक बकेट में, एक बाल्टी में, एक मग में पानी लेना और चीजें देखना,
पेपर डालना और हैवी चीजें देखना कौन सी चीज तैरती है, कौन सी चीज डूबती है। तो इससे बच्चे को अपने आप समझ में आएगा कि चीजें वर्क कैसे कर रही हैं। वो अगले दिन आएगा ये करके, तो और फिर उस पर चर्चा होगी। तो ये जो नाइव कॉन्सेप्शन था तुरंत ठीक नहीं हुआ, बट आपने उसको इंक्वायरी के थ्रू बच्चे को एक्टिव करके, अब वो कभी भूलेगा नहीं जब ये खुद से करके देख लेगा और इस पर चर्चा होगी। तो इन्फॉर्म लर्नर्स दैट देयर बिलीफ इज इनकरेक्ट। ये इन्फॉर्म करने से बात नहीं चलेगी और करेक्ट आंसर दे दो, नहीं, करेक्ट आंसर तक पहुंचाओ तो ज्यादा बेहतर है, बजाय कि तुरंत करेक्ट आंसर देने के। ठीक है ना। जैसे आप लोग कहते हैं भाई ये थर्ड ऑप्शन सही है, आप लोग दे रहे हैं जवाब, ये गलत है, तो मैं कहूंगी हाँ ठीक है मैं मार्क कर लेती हूँ, अब डिस्कस करते हैं। तो वो डिस्कस करने से बाकी सब क्यों गलत है ये समझ में आ जाएगा, नहीं तो सीधा मैं कह सकती हूँ हाँ सेकंड सही है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगर आप गलत जवाब भी दे रहे हैं तो। इग्नोर द मिसकॉन्सेप्शन, इग्नोर नहीं करना है इसको, कराना तो ठीक ही है। मिसकॉन्सेप्शन या भ्रांतियां या ऑल्टरनेटिव वैकल्पिक अवधारणाएं, इनको करेक्ट कराना होता है। कई बार डिस्कशन के बाद कई बार इमीडिएट सॉल्यूशन या चर्चा होती है, नहीं तो जनरली आप अवॉइड करते हैं इमीडिएटली, नहीं तो कोई एक्टिविटी करा के या उस पर डिस्कशन करा के उसको ठीक करें। तो सेकंड ऑप्शन सबसे ज्यादा बच्चा एक्टिव है यहाँ और ये सही तरीका होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, आज के सवाल सारे ही जो है लेंदी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है स्टूडेंट फ्रॉम अ सोशियो इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड, यानी सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आता है बच्चा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है ये मान लो आप। डिमॉन्स्ट्रेट्स हाई प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, बच्चे में प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, समस्याओं का समाधान कर लेता है, व्यावहारिक बुद्धि है, जुगाड़ू टाइप का है, स्ट्रीट स्मार्ट है, तो ये तो अच्छी चीजें हैं। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन एवरीडे कम्युनिटी टास्क, जो कम्युनिटी टास्क जिस कम्युनिटी में वो रहता है वहां एवरीडे प्रॉब्लम सॉल्विंग वो कर पाता है। बट कंसिस्टेंटली फेल्स टू अचीव सक्सेस इन फॉर्मल स्कूल असेसमेंट्स, लेकिन जो औपचारिक स्कूल में जो पेपर हो रहे हैं, औपचारिक रूप से जो पढ़ाई हो रही है उसमें वो फेल हो जा रहा है। ड्रॉइंग ऑन कॉन्टेम्परेरी एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी जो समकालीन मॉडर्न डे की साइकोलॉजी है उसको अगर हम फोकस में रखें तो हाउ शुड अ प्रोग्रेसिव एजुकेटर सिंथेसाइज दिस फिनोमिनन, एक प्रगतिशील शिक्षक को जो बच्चे को चाइल्ड सेंटर्ड मेथड को अपनाता है, इस घटना का संश्लेषण कैसे करना चाहिए कि क्या रीजन हो सकता है कि बच्चे की प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस हाई है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी है, लेकिन कम्युनिटी टास्क में जहां सोशली उसको एक्टिव होना हो या अपनी कम्युनिटी में जो टास्क हो रहे हैं, लेकिन वो पेपर में या स्कूल बेस्ड, स्कूल के जो असेसमेंट्स हैं जो फॉर्मल हैं, जो औपचारिक हैं, जिनमें पेपर पेंसिल का ही प्रयोग ज्यादा है, उसमें वो फेल हो जा रहा है। इसका कारण क्या हो सकता है? तो आप चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच अपनाएंगे तो आप बच्चे में कमी नहीं निकालेंगे, सिस्टम में कमी निकालेंगे। सिंपल है, ये फंडा आपको अपना लेना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, द फेलियर इंडिकेट्स अ सीवियर इनहेरिटेड जेनेटिक डेफिसिट इन द स्टूडेंट्स जनरल इंटेलिजेंस, के गरीब परिवार से आया है तो बच्चा तो इंटेलिजेंट नहीं होगा। देखो मैंने आपको कहा था कि आईक्यू पे इंटेलिजेंस पे प्रभाव पड़ता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का, ये नहीं है कि गरीब बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट ही नहीं होगा, थोड़े 2-4 पॉइंट इधर उधर होंगे, बाकी ऐसा नहीं है कि आप अमीर परिवार में पैदा हुए हैं तो कल को आपका आईक्यू आज 70 था, कल को आपके घर वालों ने आपको नोट की गड्डियां दिखाई और परसों 140 हो गया, ये पॉसिबिलिटी नहीं है ना। थोड़ा बहुत इंपैक्ट आएगा, ओवरऑल साल दर साल या 10 सालों में आपको अंतर पता लग जाएगा। अगर 2 ट्विंस भी हैं और एक सोशियो इकोनॉमिकली अच्छे घर में रहता है और दूसरा थोड़ा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में है, तो आपको अंतर पता भी लगेगा, तो 10 साल में जाके कहीं आईक्यू में डिफरेंस आएगा। वो भी इतना बड़ा नहीं आ जाएगा कि एकदम 70 से डबल का नहीं आ जाएगा, थोड़ा अंतर आएगा। ठीक, तो द फेलियर इंडिकेट्स, हम ये कह रहे हैं ये जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसकी जनरल इंटेलिजेंस ही कम है, तो फिर हम पहले ही कह रहे हैं कि भाई वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो अच्छा है, तो ये तो नहीं कह सकते कि उसकी जनरल इंटेलिजेंस कम है। जनरल इंटेलिजेंस नहीं है, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात हो रही है। The failure is primarily a systematic reflection of the school's culturally indifferent pedagogy and rigid standardized assessment practices। ये बात हमें सही लग रही है और 57% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। अभी इस पे चर्चा करेंगे, बाकी ये दोनों ऑप्शन भी देख लेते हैं क्यों सही है क्यों गलत है। थर्ड ऑप्शन है, द स्टूडेंट फंडामेंटली लैक्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन बिकॉज मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज इनहेरेंटली डू नॉट वैल्यू एकेडमिक एजुकेशन, कि छात्र जो है मौलिक रूप से आंतरिक अभिप्रेरणा की कमी है उसमें, क्योंकि ये वाले जो समुदाय हैं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हैं, जो डेप्राइव्ड चिल्ड्रन है, ये आपके टॉपिक है एक, डेप्राइव्ड एंड डिसएडवांटेज्ड बच्चे, जो किसी भी रूप से अलाभान्वित या वंचित समूह से आने वाले बच्चे हैं, चाहे वो आर्थिक स्थिति पे हो, चाहे समाज ने उनको हाशिए पे रखा हो, गरीबी से, किसी एक विशेष जाति धर्म से आने की वजह से, है ना, जो जिनको लाभ नहीं मिल पाया है या वंचित रह गए हैं सुविधाओं से, अपॉर्चुनिटीज से, आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से। तो ऐसा नहीं कि ये बच्चे सीख नहीं सकते, तो ये तो इनके अंदर तो मोटिवेशन नहीं होगा, बल्कि जिसका पेट भरा हुआ है उससे ज्यादा मोटिवेशन कई बार देखने को मिलता है, क्योंकि
कई बार तो आपकी सर्वाइवल नीड्स ही पूरी नहीं हो रही होती ना, इसका मतलब ये नहीं कि सर्वाइवल नीड्स पूरी मत करो तो मोटिवेशन आ जाएगा, बट ये कोई रीजन नहीं है मोटिवेशन की कमी होगी। द स्टूडेंट पोजेसेस ओनली बॉडीली काइंस्थेटिक इंटेलिजेंस, बात हो रही है उसकी सोशल इंटेलिजेंस की, ये कह रहे हैं बॉडीली काइंस्थेटिक है उसमें तो सिर्फ, एंड इज बायोलॉजिकली इनकेपेबल ऑफ मास्टरिंग कॉग्निटिव एकेडमिक टास्क। कॉग्निटिव टास्क प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है कॉग्निटिव टास्क है, पहली बात तो समस्या समाधान जो है, तो ऐसा नहीं है कि कॉग्निटिव स्किल खत्म हो गई है उसकी, या सोशली जब वो इंटेलिजेंस दिखा रहा है तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हम ये कहें कि नहीं नहीं बॉडीली काइंस्थेटिक, यहाँ दौड़ने भागने की तो बात ही नहीं हुई कुछ, ठीक है ना। तो एक ही ऑप्शन फिर यहाँ सही लगेगा आपको कि द फेलियर इज प्रीमैरली अ सिस्टमिक रिफ्लेक्शन ऑफ द स्कूल्स कल्चरली इनडिफरेंट पेडागोजी, कि बच्चे की संस्कृति से जोड़ ही नहीं पा रहे आप जो पढ़ा रहे हैं क्लास में, इस वजह से आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो यह विफलता जो है, ठीक है ना, यह विफलता 62% लोग सही जवाब देंगे, यह विफलता मुख्य रूप से स्कूल के सांस्कृतिक रूप से उदासीन शिक्षा शास्त्र, जो सांस्कृतिक रूप से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है आपकी जो पेडागोजी है, पढ़ाने के मेथड है, और कठोर मानकीकृत मूल्यांकन, सिर्फ स्टैंडर्डाइज टेस्ट ही आप इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए ओरल टेस्ट कराइए, कोई एक्टिविटी कराइए, देखिए बच्चा किस टेस्ट में को करिकुलर एक्टिविटी में अच्छा है तो उधर भेजिए, है ना, एक ही तरीका नहीं। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ सिस्टम की कमी है, बच्चे की कमी नहीं है इस चीज में। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, इन अ लिंग्विस्टिकली डाइवर्स क्लासरूम अ टीचर एक्टिवली एनकरेजेस ट्रांस लैंग्वेजिंग, allowing learners to flexibly weave their mother tongues with the formal medium of instruction during group collaborative tasks. This pedagogical application directly synthesizes the principles of, यानी एक भाषाई रूप से विविध कक्षा है जहां अलग अलग भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं। एक शिक्षक सक्रिय रूप से भाषा अंतरण, एक भाषा से दूसरी भाषा में आप स्विच कर जाते हो, मल्टीपल लैंग्वेजेस को मिक्स करके जो है आप भाषा सिखा रहे हो, सीख रहे हो या कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, तो लैंग्वेज बैरियर नहीं है, जिस भाषा में बच्चे को समझ में आए उस तरह से समझाया जा रहा है, जिससे शिक्षार्थियों को समूह सहयोगात्मक कार्यों के दौरान शिक्षा की औपचारिक भाषा के साथ साथ अपनी मातृभाषा को लचीले ढंग से इंक्लूड करने की अनुमति मिल रही है। यह शैक्षणिक अनुप्रयोग सीधे किन सिद्धांतों का संश्लेषण करता है, किन मेथड्स को, प्रिंसिपल्स को ये इंक्लूड करता है, सिंथेसाइज करने का मतलब ये है। बिहेवियरिस्ट नहीं, व्यवहारवादी थोड़ी है, ये तो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, बच्चा एक्टिव है। वाइगोत्स्कीज व्यू ऑफ लैंग्वेज एज अ मीडिएटिंग, ये बिहेवियरिस्ट बहुत नेगेटिव वर्ड है अगर आप सीटेट की बात करोगे तो, वैसे भी इन जनरल भी जब तक पूछा ना हो कोई पर्टिकुलर थियरी वगैरह और वो सीटेट में नहीं आता, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, थॉर्नडाइक, ये सब बिहेवियरिस्ट लोग हैं, सीटेट के काम के नहीं है। सेकेंड ऑप्शन देखिएगा, वाइगोत्स्कीज व्यू ऑफ लैंग्वेज एज अ मीडिएटिंग कल्चरल टूल एंड द रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज अ पेडागोजिकल रिसोर्स, यानी भाषा को एक मध्यस्थ सांस्कृतिक उपकरण के रूप में देखने का वाइगोत्स्की का दृष्टिकोण, कि भाषा क्या एक माध्यम है, सांस्कृतिक रूप से बच्चे को आप कनेक्ट कर पाओगे अगर उसकी भाषा से जोड़ पा रहे हो, और भाषा टूल भी है दिमाग की समझ को बेहतर बनाने के लिए। बात तो सही है भाई, मैं और आप कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये सारी जो भी कहानी चल रही है, जो भी आपकी समझ बेहतर हो रही है, कैसे हो पा रही है, भाषा के माध्यम से ही। थर्ड ऑप्शन क्या है, पियाजेस कॉन्सेप्ट ऑफ ईगोसेंट्रिक स्पीच एंड द एसिमिलेशन ऑफ रिजिड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, उसकी बात तो यहाँ हो ही नहीं रही, यहाँ तो फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है कि एक भाषा से दूसरे भाषा में बच्चा जा पाए, मल्टीपल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर पाए, बहुभाषी कक्षा है। नेटिविस्ट परस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज एक्विजिशन, एलएडी फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ द सोशल कॉन्टेक्स्ट, ये तो कोई सेंस नहीं है इस बात का कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है वो यहाँ काम कर रहा है, उपकरण जो है आपका, ये कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि दूसरे बच्चों की भाषा देख के बच्चे भाषा सीख ले रहे हैं, वो सब बात नहीं हुई है, तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन बेहतर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, दो सवाल और हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपका क्या कहता है, अ टीचर वांट्स टू एक्यूरेटली असेस द रेडीनेस लेवल ऑफ हर स्टूडेंट्स फॉर अ कॉम्प्लेक्स न्यू मैथमेटिकल यूनिट, बच्चे कितने तैयार हैं एक नई मुश्किल मैथमेटिक्स की नई यूनिट के लिए, या आप कितने तैयार हैं इन मुश्किल सवालों के लिए, ये जानने के लिए टीचर ने क्या किया है, बट शी इज रेडनेस लेवल आकलन करना चाहती है, जांचना चाहती है, इसके लिए मैंने फोर्थ जो टेस्ट था वो कंपैरेटिवली इजी था आपकी फुल मार्क्स सीरीज की जो क्लास 4 थी। अगर नहीं देखे हैं इससे पहले के सेशन तो देख लेना, नहीं तो दिमाग उड़ जाएगा अगर आज डायरेक्टली यहीं से शुरू कर रहे हो तो उससे पहले आपको जब क्लास 4 कराई तो आपको लगा नहीं यार कुछ सवाल आसान है, तो मैंने ठीक है थोड़ा मुश्किल कर देते हैं। तो आपका रेडीनेस लेवल कि अब मुश्किल पे जाने के लिए आप तैयार हैं कि नहीं, पता चल गया, आकलन कर लिया जब उससे प्रीवियस टास्क से। बट शी इज कीनली अवेयर दैट मेनी स्टूडेंट्स सफर फ्रॉम सीवियर मैथमेटिक्स एंजाइटी, बट टीचर को पता है कि यार मैथमेटिक्स की एंजाइटी भी है बच्चों को, मुश्किल यूनिट पे जाने के लिए पहले वो तत्परता चेक कर रही हैं। टू इफेक्टिवली सिंथेसाइज असेसमेंट गोल्स विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉग्निशन एंड इमोशंस द टीचर शुड, क्योंकि बच्चे की जो भावनाएं हैं वो गणित को लेकर डर है, और ये डर जो है आपकी कॉग्निशन को प्रभावित करेगा, दिमाग की क्षमता को समझने की प्रभावित करेगा अगर बहुत ज्यादा आप डरे हुए हैं किसी टास्क से। तो पहला ऑप्शन क्या है, एडमिनिस्टर अ हाई स्टेक्स स्ट्रिक्टली टाइम डायग्नोस्टिक टेस्ट टू फोर्स स्टूडेंट्स टू बिल्ड इमोशनल रेजिलियंस,
हाई स्टेक टास्क ले आओ, स्ट्रिक्टली टाइम डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं, नहीं। यूज लो स्टेक्स ओपन एंडेड एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज एंड कोलैबोरेटिव पीयर डिस्कशंस। बच्चा जहां ज्यादा एक्टिव है, जहां खुल के उसको बात करने की मौका मिलेगा, और परफॉर्मेंस एंग्जाइटी नहीं है कि तुमको परफॉर्म करना ही है, अगर गलत जवाब दे दिया या गलत कोई आंसर दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, वो सब नहीं। ओपनली वो चर्चा कर पाए तो यहाँ एंग्जाइटी कम हो जाएगी ना उसकी, तो कॉग्निशन एंड इमोशन का पॉजिटिव रिलेशन बन जाएगा, थोड़ा फ्री महसूस करेगा। थर्ड ऑप्शन है कंप्लीटली बाईपास द रेडीनेस असेसमेंट, कि रेडनेस की जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं, रेडनेस की जरूरत है। पब्लिकली रैंक कर देंगे बच्चे को, फालतू बातें हैं, सब सब नेगेटिव टर्म्स हैं। तो सेकंड ऑप्शन 87% लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल पे। बहुत बढ़िया प्रदर्शन आपका रहा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, बढ़िया, मैं सार्केस्टिकली कह रही हूँ, काफी गलतियां की हैं आज आप लोगों ने, बट थोड़ी लेंदी क्लास थी, थोड़ा सा मिक्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को आसान रखेंगे अगली बार से, या जैसा भी आपका विचार हो बता देना कमेंट्स में, उसी लेवल का फिर टेस्ट बना देंगे, नहीं तो अपने हिसाब से बनाएंगे ही। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आज का आखिरी सवाल। 30 सवाल में 90 मिनट लग जाते हैं, 3 मिनट एक सवाल पे लगना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम पढ़ भी रहे हैं, आपको पोल में जवाब देने का भी मौका मिल रहा है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी हो रही है। तो 1.5 घंटा अगर 30 क्वेश्चन पे लग रहा है, इस तरह के लेंदी क्वेश्चन पे लग रहा है, तो ठीक है, बहुत समय नहीं लग रहा है। सेकंड टारगेट वैसे 1 घंटे का होना चाहिए, बट दैट्स ओके, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 30 आखिरी सवाल, कितने लोग जवाब दे रहे हैं? सेकंड ऑप्शन 44% लोग। चलिए देखते हैं, अभी तो पहले पढ़ लेते हैं। A student consistently scores low in mathematics and has started believing that I do not have the brain for maths, and no matter how hard I try, I will never pass. This student is exhibiting symptoms of what? Mastery avoidance goal, learned helplessness, internal controllable attribution या intrinsic motivation। देख लेते हैं। एक छात्र गणित में लगातार कम अंक प्राप्त करता है, मैथ्स में लगातार कम नंबर आते जा रहे हैं, और यह मानने लगा है कि मेरे पास गणित के लिए दिमाग नहीं है, या मेरे अंदर गणितीय क्षमता ही नहीं है, क्योंकि लगातार नंबर कम आ रहे हैं, और चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मैं कभी पास नहीं होऊंगा, ये मान रहा है बच्चा। क्यों? क्योंकि बार बार रिपीटेड फेलियर हो रहा है ना, कि यार इस बार भी ब्रेकअप हो गया, इस बार भी ब्रेकअप हो गया, तो मुझे तो कोई मिलने नहीं वाला, मुझे तो अकेले ही रहना पड़ेगा। तो ये मल्टीपल रीजन से अगर आपने ही मान लिया, तो फिर आपको देखना चाहिए आमिर खान जी को, कि कोई बात नहीं, अभी भी होप बाकी है इस देश में, है ना। आज मैं कोई मीम देख रही थी कि मेरे हिस्से की शादी भी जो है आमिर खान ने कर ली है, तो अगली बार से मुझे कोई पूछेगा तो मैं यही जवाब देने वाली हूँ, मजाक की बात है, उनका व्यक्तिगत जीवन है, उनकी मर्जी, है ना। देखिए, तो कुल मिला के बात यह है कि मल्टीपल ब्रेकअप्स होने के बाद ये नहीं सोचना है ना, या मल्टीपल फेलियर्स जब आपको मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप प्रयास सही तरीके से करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, है ना। अनटिल अनलेस बहुत ही ऐसी चीज नहीं है जो बहुत साइंटिफिक एप्टीट्यूड मांगती है, उसमें आपने एप्टीट्यूड टेस्ट करा लिया है और आपको बताया गया है हाँ नहीं है एप्टीट्यूड। जनरली बच्चे के केस में हम ये मानते हैं हर बच्चा सीख सकता है, तो आपको तरीका बदलना है बस, समझ गए। चलिए आ जाइए, तो यह छात्र किसके लक्षण प्रदर्शित कर रहा है बताइए। तो दिस स्टूडेंट इज एग्जिबिटिंग सिम्टम्स ऑफ लर्नड हेल्पलेसनेस। लर्नड हेल्पलेसनेस नहीं आनी है, अच्छे उदाहरण समाज में देखते रहना है ना, कि मुझे तो कोई नहीं मिलेगा, अच्छे उदाहरण आपको देखने हैं, तो लर्नड हेल्पलेसनेस चली जाएगी। एनीवे, मजाक कर रही हूँ। मास्टरी अवॉइडेंस गोल्स, देखिए मास्टरी अवॉइडेंस में तो ये होता है कि आप मास्टरी को अवॉइड कर रहे हो, और मास्टरी अवॉइडेंस नहीं होता, फेलियर अवॉइडेंस गोल होते हैं, मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स होते हैं, कि आपको सब कुछ जानना है, सब कुछ सीखना है, फेलियर से बचना चाह रहे हैं, वो फेलियर अवॉइडेंस होता है, तो ये तो बनता ही नहीं है। इंटरनल कंट्रोलेबल एट्रीब्यूशन, इंटरनल तो डाला ही नहीं उसने, तो कह दिया कंट्रोलेबल पे उसका फोकस नहीं है, उसको लग रहा है ये इंटरनल तो मान लिया उसने, लेकिन लग रहा है अनकंट्रोलेबल है, इसको कंट्रोल ही नहीं कर सकता, मेरे हाथ में ही नहीं है, तो ये कंट्रोलेबल इसलिए नहीं रहा। अगर कंट्रोलेबल इंटरनल तो है कि हाँ मेरे से नहीं हो पा रहा है, या रीजन मेरे अंदर है, मैं एफर्ट करूं तो हो जाएगा, लेकिन कंट्रोलेबल नहीं मान रहा, वो अनकंट्रोलेबल मान रहा है कि मेरे हाथ के से बाहर की बात है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है इसमें कोई रीजन। तो ये लर्नड हेल्पलेसनेस है, क्योंकि जब मल्टीपल फेलियर के बाद बच्चा ये मान ले रहा है कि अब मुझसे होगा ही नहीं, या मैं पास होऊंगा ही नहीं, है ना, तो ये आपका लर्नड हेल्पलेसनेस कहलाती है, यानी सीखी हुई असहायता, अर्जित की हुई असहायता बिकॉज ऑफ द प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ अ लर्नर, जो पुराने अनुभव रहे हैं। जबकि नए तरीके से अगर सिखाया जाए, नए टीचर से सिखाया जाए, नए तरीकों से सिखाया जाए, 50 तरीके एक चीज को सिखाने के, तो बच्चा सीख सकता है ना। आपको सिर्फ उनको थोड़ी पढ़ाना है जो एक बार में समझ जाते हैं, आपको तो सबको पढ़ाना है, और तरीके समझने। अगर बच्चे को पहले ही मैथमेटिक्स में डर है, या वो ये मान लेता है क्योंकि बार बार नंबर कम आ रहे हैं, तो आपको तो मेथड चेंज करने की जरूरत है। इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, तभी तो टीचर जो है नेशन बिल्डर क्यों है, क्योंकि आप अगर बच्चे को समझ पाएंगे तो एक चीज को पढ़ाने के 50 तरीके हैं। तो
अर्जित असहायता है, क्योंकि बार बार पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे जब आप बच्चा ये मान रहा है कि मैं तो फेलियर ही हूं, तो ये लर्नड हेल्पलेसनेस है, जिसको नए तरीकों से सिखाने पे बेहतर किया जा सकता है। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने आपके ठीक हुए वो आप बताएंगे। बाकी अगर आप बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं तो करियर विल ऐप डाउनलोड करके वहां टीचिंग सेक्शन में चले जाना। आउट ऑफ 30 बताओ कितना ठीक हुआ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आज का सेट कैसा लगा ये बताना, और इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा आंसर्स मार्क होके कल शाम तक। लेट्स लर्न स्क्वाड, इसका लिंक भी टेलीग्राम चैनल का आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पीडीएफ के लिए आप यहाँ जोड़ सकते हैं। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए ये बताइएगा। बाकी बी योर ओन कांस्टेंट, जिसका मतलब होता है आप अपने साथ बने रहें, चाहे मुश्किल समय हो चाहे आसान हो, बदल जाता है। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए ये बताइएगा। आज का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा ये भी बता दीजिएगा लगे हाथ। और परसों लेंगे, अब जो क्लास होगी 9 बजे ही रखेंगे, मतलब 9:15 तक भी शुरू हो जाए तो टारगेट तो है 9:15 तक शुरू हो पाए। इससे पहले क्लासेस होती हैं तो उस चक्कर में थोड़ा सा आगे मतलब डिले हो जाता है टाइम में शुरू करने में। हाँ क्लासेस होंगी, अब सीटेट तक रेगुलर रखेंगे, इन बिटवीन सैटरडे संडे जैसे ऑफ रखते ही हैं। और कल मुझे कहीं जाना है तो शायद कल भी ऑफ रहे, बट परसों आपकी क्लास 9 सवा 9 के करीब रहेगी यहीं लेट्स लर्न पे, है ना। ये वाली क्लासेस तो चलेंगी। अब ये 5th सेशन है फुल मार्क्स की सीरीज में सीडीपी की, तो आप बाकी की 4 भी देख लीजिएगा अगर आपने ना देखे हो प्लेलिस्ट में जा करके। चलिए थैंक यू सो मच। कोई और आपका विचार हो, कोई डाउट हो, कुछ कहना चाहते हो कमेंट्स में बता दीजिएगा इस सेशन के नीचे वीडियो के कमेंट करके। टेक केयर, सी यू, गुड नाइट, बाय बाय, धन्यवाद।